डी एक मॉन्स्टर था जो कि बार बार अपनी बेइज्जती कराकर परेशान हो चुका है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों के सबसे महान हीरोज को हराकर अपना बदला लेगा। 13 साल पहले इंसानियत का सामना उनकी सबसे बड़ी मुसीबत से होता है। एक फोर्ट्रेस फ्लोट करती हुई उनके आसमान में आ जाती है, जिसके अंदर लाखों की तादाद में मॉन्स्टर्स हैं। इससे ही शुरुआत हुई ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स की जंग की, जो कि तब से अब तक चली ही जा रही है। ऐसे में ह्यूमंस के कुछ बहादुर लोग, जो कि खुद को रेंजर्स कहते हैं, मॉन्स्टर्स से लड़ने सामने आए। सबसे ताकतवर रेंजर्स को ड्रैगन कीपर्स के नाम से जाना गया, जिनमें थे ब्लू कीपर, ग्रीन कीपर, पिंक कीपर, येलो कीपर और उनमें सबसे ताकतवर रेड कीपर। 13 साल बाद भी मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच की लड़ाई अभी भी चल रही है। हर संडे को उस फोर्ट्रेस से एक मॉन्स्टर्स का झुंड नीचे उतरता है और हर बार वहाँ कीपर्स मौजूद होते हैं, जो कि उनसे लड़कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब ये सब ह्यूमंस के लिए क्रिकेट मैच की तरह हो चुका है, जो कि स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं हर संडे को लड़ाई देखने के लिए। वहीं करोड़ों लोग अपने घर पर ही बैठकर इन सारी चीजों को टीवी पर देखते हैं। इसके बाद हम वहाँ डी को देखते हैं, जिसे बताया गया था कि यहाँ लड़ाई होने वाली है। तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये जगह बैटलफील्ड का मॉल ज्यादा लग रही है। वैसे भी कई सालों से किसी की तो मौत हुई नहीं, तो तू मुझे किससे बचाएगा? राखी सावंत से। वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी हिबिकी उसके मुंह पर एक पोस्टर चिपकाने लगता है और उससे कहता है कि उसे भी रेंजर फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। हमें पता चलता है कि रेंजर बनना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ड्रैगन कीपर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो ज्वाइन करना नहीं चाहता था, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि वो दोबारा सोचे और वो शाम को फिर से उससे पूछने आएगी। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ जाने पर उसे वही बड़ी सी फोर्ट्रेस दिखती है। तभी उस फोर्ट्रेस के अंदर से एक लाइट जमीन पर आती है, जिससे वहाँ कई सारे डस्टर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इस बार उनका लीडर एक टाइगर मॉन्स्टर है। सारी जनता एक मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और मॉन्स्टर्स की बजाने भी लगती है कि आरसीबी की तरह हर हफ्ते हारने के बाद भी वो मुंह उठाकर वापस आ जाते हैं। वो उन सब की बेइज्जती कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर रेड कीपर आ जाता है। जो तुम चाहते हो हम वैसा कभी नहीं होने देंगे। ये प्लेनेट ह्यूमंस को बिलोंग करता है, जिसे हम तुम जैसे मॉन्स्टर्स से हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वो प्रॉपर पावर रेंजर्स की तरह एक पोज देते हैं, जिसे देखकर एरिना में मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। मैं इस दुनिया के सभी टाइगर्स की हेट्रेड से बना हूँ। ये कोई जू नहीं है जो तुम इसे एंजॉय करने आए हो। मैं तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगा। जिसके बाद वो अपने सभी पट्टरों को दर्शकों पर हमला करने के लिए भेज देता है, पर उन्हें बचाने के लिए वहाँ रेंजर्स पहले से ही मौजूद थे। यूमेको आकर उन सभी को बचाने लगती है और हिबिकी सबको सेफ जगह पर ले जाने लगता है। उन मॉन्स्टर्स का लीडर एक पावरफुल अटैक से उनके ऊपर हमला करता है, जिससे रेड कीपर उड़ता हुआ पीछे जाता है। ये देख के सारी जनता शांत हो जाती है और अब वो मॉन्स्टर कीपर्स को चिढ़ाने लगता है। हम कभी भी इतने ताकतवर मॉन्स्टर से नहीं लड़े हैं। तभी ग्रीन रेंजर, जिसकी स्पेशलिटी सुपर स्ट्रेंथ है, वो जमीन से एक बड़ा सा चट्टान निकालता है और उसे उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। सभी को लगता है कि इससे तो वो हार ही गया होगा, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। मजाक कर रहा था मैं। वो एक ट्रक बनता है। सभी रेंजर्स मिलकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रक उन पांचों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आज मॉन्स्टर्स जीत ही जाएंगे, लेकिन तभी वो सभी कीपर्स फिर से धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं और अपने अल्टीमेट अटैक की तैयारी करने लगते हैं। ये देख के सारे डस्टर्स जल्दी से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि हर हफ्ते उन्हें कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। तभी उनमें से एक नोटिस करता है कि डी नाम का डस्टर भी उनके बीच में आ रखा है, जबकि उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे इन सब ड्रामा से कोई मतलब नहीं है। अब मैं और ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता। अबे वापस आ जा, एक्टिंग लगभग खत्म हो गई है। कीपर्स अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धमाके के बाद सारे कीपर्स पोज देकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस पर सारे डस्टर्स परेशान हो रखे हैं, क्योंकि अटैक का समय हो चुका है और उन्होंने अभी तक कोई इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर नहीं बनाया है जिससे कीपर्स लड़ सकें। वो व्हाइट बोर्ड पर जाकर कुछ आइडियाज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता। तो आखिर में वो रेडियो के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें ह्यूमंस की बातों को सुनकर पता लगे कि वो किस तरह के मॉन्स्टर्स को देखना चाहते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें कोई आइडिया नहीं मिलता। असल में जब ये सब मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए थे, 1 साल के अंदर अंदर ही इनके सारे लीडर्स मारे गए, पर कीपर्स ने इन सारी चीजों को सीक्रेट रखने का डिसाइड किया और उन सभी डस्टर्स को जबरदस्ती एक ट्रूस में फोर्स किया और उनसे कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हर हफ्ते एक नए मॉन्स्टर को बनाना होगा और उनसे एरिना में लड़ना होगा। डस्टर्स अपनी बॉडी को किसी भी चीज में बदल सकते हैं, तो वो खुद ही अलग अलग मॉन्स्टर्स का रूप लेकर एरिना में उतरते हैं और कीपर से लड़ने की एक्टिंग करते हैं और अंत में हार कर वापस से शिप में पहुंच जाते हैं। सभी लोग
व्हाइट बोर्ड पर अपना अपना आइडिया बनाते हैं, पर किसी को भी वो पसंद नहीं आता। तो डी कहता है कि उन्हें टाइगर मॉन्स्टर बनाना चाहिए। ये आइडिया उन सभी को पसंद आता है क्योंकि उन्होंने कभी भी टाइगर मॉन्स्टर नहीं बनाया था और वो रेफरेंस के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया यूज करते हैं और एक डस्टर एक टाइगर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लोग बात करने लगते हैं कि वो इस बार किस तरह से हारेंगे। तुम लोग कितने बड़े लूजर्स हो, लड़ाई से पहले ही हारने की बात करने लगे। हम मॉन्स्टर्स हैं, हमारा मकसद दुनिया पर कब्जा करना था। चाहे हमारे लीडर्स मर गए हों, हम फिर भी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर सभी लोग बस उस पर हंसने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट में डी उस सारी धूल से बाहर आता है और अपनी बॉडी को फिर से हील कर रहा था। मैं तुम्हारा गेम खेल खेल कर परेशान हो चुका हूँ। लेकिन जब वो उनके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, वो एक मसकले की तरह दौड़ रहा था। ये देख के कीपर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। तुम लोग फिक्र मत करो, इसका मैं ठिकाने लगाता हूँ। डी अपने एक हाथ को तलवार में बदल कर उसके ऊपर हमला करने जाता है। अगली बार से स्क्रिप्ट को फॉलो करना, वरना तुम सच में मारे जाओगे। और वो अपनी सेबर से उसे लिटरली आधे में काट देता है। दूसरी तरफ फोर्ट्रेस में सारे डस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि डी अभी तक वापस नहीं आया था। लड़ाई के खत्म होने के बाद डी एरिना की छत पर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इतने सालों से कुछ भी नहीं बदला है। अगर सिर्फ हम जिंदा रहने के लिए उनकी बात मानते रहे तो हम स्लेव के अलावा कुछ नहीं बचेंगे। मैं नौकरों की तरह उनका काम नहीं कर सकता। वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म ही करता है। तभी वो लड़की वहां पहुंच जाती है। वो उसे पहचान जाती है और डी कहता है कि वो बस बेटर व्यू के लिए ऊपर आया था। तो तुम्हें फाइट कैसे लगी? कीपर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें देखकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी उनके जैसा बनूंगा। तो क्या तुम रेंजर बनना चाहते हो? ये आइडिया तो काफी अच्छा है। लगता है मुझे रिक्रूटमेंट एग्जाम दे ही देने चाहिए। मैं कसम खाता हूँ मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि उसका इशारा कीपर्स के एक बड़े से पोस्टर पर था। अगले दिन वो रेंजर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा था। इन छोटे छोटे चिंदियों को तो ये भी नहीं पता कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक नाटक है। मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं और भी जा सकता था, पर मैं यहाँ पर रहकर उन सब पर नजर रख सकता हूँ। मेरे दुश्मन सिर्फ वो कीपर्स हैं जिसने मेरे बॉसेस को हराकर हमें अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद वो ड्रैगन कीपर्स के हेडक्वार्टर्स में जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी कीपर था ही नहीं। वो उससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसे हिबी की आवाज लगाता है जिससे वो कल मिला था। आगे वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है और अपना नाम सुजू बताती है। तुम भी रेंजर बनना चाहते हो? फिक्र मत करो, तुम भी पास हो जाओगे। पास करने के लिए बस हिम्मत की जरूरत होती है। डी उससे दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड स्किन होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। तभी वो देखता है कि सुजू उसे अजीब तरीके से घूर रही है। क्या इसे पता लग गया? हमें साथ में लंच करना चाहिए। ये ह्यूमंस कितने बेवकूफ हैं। दूसरी तरफ फोर्ट्रेस में सारे डस्टर्स खुद को एंटरटेन रखने के लिए बचकाने से गेम्स खेल रहे हैं। तभी दौड़ता हुआ एक डस्टर आता है और बताता है कि ड्रैगन कीपर्स शिप में आ रहे हैं। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और कीपर्स वहाँ हेलीकॉप्टर में आते हैं। फाइटर उनसे पूछता है, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पीटने नहीं आए हैं। वो सब फाइटिंग तो सिर्फ लोगों के लिए है, असल में तो हम सब कॉमरेड्स हैं, है ना? तुम्हें थोड़ा स्माइल करना चाहिए। लेकिन ब्लू कीपर थोड़ा भड़का हुआ था। तुम में से एक ने हमारी सारी स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी करने की कोशिश की, उसने हमें धोखा दिया है। क्या फोर्ट्रेस में सारे लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डी तो खुद ही ऐसा कर रहा था। हमें से कोई भी उसके साथ नहीं है। सबके सब उस गद्दार को मेरे सामने लेकर आओ। ये सुन के सभी लोग वहाँ शांति से खड़े हो जाते हैं और एक डरा हुआ फाइटर उसे बताता है कि कल से डी यहाँ पर वापस ही नहीं आया। तुम उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? तभी रेड कीपर वहाँ आकर उसे रोक देता है। डी ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि इन्हें भी धोखा दिया है। ये लोग भला हमें धोखा क्यों देंगे? इन्हें भी पता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये सब लोग मारे जाएंगे। मुझे तुम सब पर भरोसा है, पर इस इंसिडेंट की वजह से मुझे यहाँ पर अपने 2 रेंजर्स को छोड़ना होगा जिनका नाम आरन और शिंटा है। तुम्हें इन सब के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन ये सुनकर फाइटर सी भड़क जाता है। ये शिप हमारा इलाका है, हमारे प्राइवेसी का भंग करने वाले तुम होते कौन हो? लेकिन ब्लू कीपर को उसकी बदतमीजी पसंद नहीं आती और वो उसे मुक्का मारकर उसका थोपड़ा ही उड़ा देता है। फाइटर तुरंत ही आगे आकर उससे माफी मांगने लगता है। चलो अच्छी बात है कि तुम लोग हमारी बात मान गए। कमजोरों को आवाज उठाने का कोई हक नहीं होता। झगड़े सिर्फ तभी होते हैं जब लोगों को अपनी औकात याद नहीं रहती। जिसके बाद वो एक पिलर पर मुक्का मारकर उन सभी को अपनी ताकत दिखाता है। जो भी हमें धोखा देगा उसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी, जैसे हमने तुम्हारे बॉसेस को मारा था। फाइटर
समझ जाता है कि जो डी ने किया था वो वैसा कभी नहीं कर सकता, वो बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता रहेगा और एक शर्मनाक जिंदगी जीता रहेगा। दूसरी तरफ डी ह्यूमंस की तरह खाना खाने की कोशिश कर रहा है और डी के पूछने पर सुजू बताती है कि ड्रैगन कीपर्स कभी कभी ही हेडक्वार्टर में आते हैं, ज्यादातर वो अपने अपने गैरिसन में होते हैं जो कि सिटी के चारों तरफ फैला हुआ है। हम जैसे रेंजर्स के पास मॉन्स्टर्स से लड़ने के अलावा कई सारी और भी ड्यूटीज होती हैं। हम पुलिस की भी मदद करते हैं और सिटी को साफ भी रखते हैं। अगर इनको पता लग गया कि मॉन्स्टर्स की लड़ाई सिर्फ एक्टिंग है तो इनका हाल होगा क्या? लेकिन वो मन में नहीं बोल बोल कर सोच रहा था, अरे बाप रे क्या कर दिया मैंने। तुम जरूर उस वीडियो की बात कर रहे हो, वो वाली वीडियो तो मैंने भी देखी है। वीडियो में एक बंदा कह रहा था कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस की लड़ाई नकली है और रेंजर्स और वो डस्टर्स आपस में मिले हुए हैं। डी किसी तरह बाल बाल बच जाता है। चलो इस गलती से मुझे ये तो पता लग गया कि बाकी रेंजर्स ड्रैगन कीपर्स की असलियत को नहीं जानते। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि रेंजर्स को देखकर खुश हो जाता है और उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और साथ ही रेस्टोरेंट का ओनर उन तीनों को फ्री में खाना भी देता है। ड्रैगन कीपर्स के साथ साथ इनकी भी इज्जत इतनी ज्यादा है, मेरे और मेरे साथियों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हिबिकी रेड रेंजर के गैरिसन में जाने लगता है। तभी डी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो उस बच्चे को अपने पास बुलाता है जिसके फोन में वो थोड़ी देर फोटो देखता है और बड़ी ही जल्दी खुद को हिबिकी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर वो बच्चा डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हिबिकी और सुजू रेड रेंजर के हेडक्वार्टर में जाते हैं, लेकिन असल में वो हिबिकी नहीं बल्कि डी है। उसके बैग में एक चाकू है और वो सुजू से पूछता है कि क्या वो खुद रेड रेंजर को वो लेटर दे सकता है, जिसके लिए वो मान जाती है। आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और क्योंकि सुजू येलो रेंजर के ग्रुप की मेंबर है वो अपनी आंखों को स्कैन करवा कर उसे खोल लेती है। आज मैं उस रेड रेंजर को खत्म कर दूंगा, पर मैंने हमेशा उसे लड़ाई में देखा है जहाँ वो मास्क पहन कर रखता है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे। और आगे जाने पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे रेंजर्स थे। तभी उनके सामने एक बंदा आता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम रेड रेंजर से मिलने आए हैं। मैं ही हूँ रेड रेंजर, बोलो। वो चाकू निकाल कर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। मजाक करना बंद करोगे? ये रेड रेंजर नहीं बल्कि सीनियर टोकीटा है। लेकिन टोकीटा को लगता है कि हिबिकी थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा था। आज तुम काफी अजीब लग रहे हो, तुमने बैग में हाथ क्यों डाला? लेकिन तभी फिर से सुजू उसे बचा लेती है। तुम अपने जूनियर को परेशान करना बंद करोगे? वो डी के हाथ से लेटर लेकर उसे पकड़ा देती है, जिसके बाद वो डी के साथ वहाँ से जाने लगती है। जब वो वापस जा रहे थे डी की नजर एक पोस्टर पर जाती है जिसमें रेड रेंजर की असली शक्ल दिख रही थी। तभी उसके बगल से ही रेड कीपर लिफ्ट से बाहर आता है। डी तुरंत ही उसका नाम चिल्लाता है, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं इतनी दूर से उस पर हमला कर पाऊंगा? क्या मुझे हमला करना चाहिए? लेकिन तभी सुजू उसे रोक देती है। ये बस आपका एक बहुत बड़ा फैन है। ये सुन के वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। आज तो मैं कितना लकी था यार, इतनी बार बच गया। लेकिन तभी सुजू का बात करने का तरीका ही बदल जाता है। जो तुम्हारे बैग में नाइफ है वो मुझे दो। तुम्हें मेरे नाइफ के बारे में पता कैसे चला? जैसे ही वो उसे नाइफ वापस देता है वो उसके चेहरे पर ही हमला कर देती है। तुम जमाई नल्ले और यूजलेस हो। लेकिन ये सुनकर डी भड़क जाता है और वो उसके ऊपर कई बार हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। ये कितनी ताकतवर है यार, मैं इसे नहीं हरा सकता। मुझे पता है कि तुम रेड कीपर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम जैसा नल्ला उसे एक छोटी सी खरोंच भी नहीं दे सकता। अगर तुमने उस वक्त उस पर हमला किया होता तो तुम हमेशा के लिए मारे जा चुके होते। तुम्हारी तरह मैं भी रेंजर्स की दुश्मन हूँ, तो चलो हम साथ में मिलकर उन्हें खत्म करते हैं। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। लेकिन तभी असली हिबिकी वहाँ पहुँच जाता है और डी अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। हिबिकी उन्हें बताता है कि एक मॉन्स्टर आ चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो संडे भी नहीं है। तभी जब सुजू पीछे मुड़कर देखती है डी वहाँ से गायब हो चुका था और हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर आया है वो असल में फाइटर एफ है। रेड स्क्वाड्रन उसका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर डी भी पहुँच जाता है। ये आखिर कर क्या रहा है? तो गीता बार बार उसके ऊपर हमला करता ही रहता है। मैं जिसे ढूंढने आया था वो मुझे नहीं मिला, तो मैं बस अपने फोर्ट्रेस पर वापस जाता हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम देखते हैं कि वो रेड कीपर है। वो अपने रेंजर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं अभी तुम सबको वार्न करके आया था और इतनी जल्दी तुमने हमें धोखा दे दिया। डी ये देखकर हैरान हो जाता है कि रेड कीपर अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट लेकर आया था, क्योंकि ये अकेली चीज है जो डस्टर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तुम कई बार मर चुके हो, पर आज तुम्हें पता चलेगा कि असली मौत कैसी होती है। रेड अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट डिवाइन सैलमेंडर को एक्टिवेट कर देता है। इस भयानक से अटैक को देखकर रेड सोचने लगता है कि ऐसा तो होना ही था। मैं बस एक सिंपल फाइटर हूँ। ये पता नहीं डी कहाँ चला गया और क्या कर रहा है। रेड रेंजर सच कह रहा था। हमारे जैसे फाइटर सिर्फ सिविलियंस की चीयर में खुश होने की कोशिश कर सकते हैं, पर इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। हम विलन्स हैं जो कि किसी और की जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी अपनी एक्टिंग को जारी रखता है और उसे अटैक करने को कहता है। डी वहाँ से उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और एफ उस हमले की वजह से पूरी तरह से जल जाता है। वहीं रेड कीपर अभी भी शो ऑफ कर रहा था
हमें एफ की आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे माफ कर दो डी, मैं हर बार हारता रहा, लेकिन वो 13 साल जो मैं जिंदा रहा हूँ उससे ज्यादा खुशी मुझे लड़ते हुए मरने में हुई है। हमें 13 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सब देखकर डी दुखी हो रहा था। तभी उसके बगल में खड़ा हिबिकी कहता है कि उसने कभी भी ऐसा डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं देखा था। इसके बाद हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं, जब डस्टर्स के सारे बॉसेस हार चुके थे। रेंजर्स ने उन्हें 2 चॉइसेस दी, या तो वो भी लड़कर अपने बॉसेस की तरह मर जाएं, या फिर वो उनके साथ काम करें। जिंदा रहने के लिए वो सभी उनकी बात मान लेते हैं। वहीं डी बड़ा परेशान लग रहा था, तो हिबिकी उसके पीछे जाता है। क्या तुम उसे जानते थे? ये दुख की बात तो है, पर जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उनका हाल तो यही होना था। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स का जीतने का कोई चांस नहीं है, तो जो भी तुम घटिया सी चीज प्लान कर रहे हो उसे छोड़ दो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, तो हिबिकी उसे बताता है कि उस दिन उन दोनों की बातें उसने सुन ली थी। तुम्हें अब लड़ना छोड़ देना चाहिए, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अच्छाई? पिछले 12 सालों से हमें जबरदस्ती तुम्हारे साथ नाटक करना पड़ रहा है। मैं इन सब से परेशान हो चुका हूँ। मैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हिबिकी स्माइल करता हुआ उसे बताता है कि वो रेंजर्स के एग्जाम को पास कर चुका है और अब वो उसके साथ ही काम करेगा। मुझे पता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो इसलिए मैं इसे ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ में रहे। लेकिन डी उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। हम दोनों दुश्मन हैं, तुम्हें मुझसे दोबारा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम रेंजर बनने के लायक भी नहीं हो। इसके बाद वो सुजू के पास पहुंच जाता है। मैं बस तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं रेंजर्स को हराना सीख सकूं। तुम्हारी जरूरत खत्म होते ही मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। माफ करना, पर मैं हूँ तो एक मॉन्स्टर ही। लेकिन सुजू को उसकी बैडएस वाली एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद आती और वो उसकी गर्दन को ही उड़ा देती है। डी अपने सर को फिर से रिजनरेट करता है। तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पर इतने सारे लोग देख सकते थे। तुम सच कह रहे हो। अगर इन्हें पता लग गया कि इनके बीच एक मॉन्स्टर है तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या तुम्हें अब अपनी सिचुएशन समझ आ रही है? रेंजर्स को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिवाइन आर्टिफैक्ट्स। टोटल 5 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं, जिन्हें कि ड्रैगन कीपर्स के लिए बनाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इनसे यूजर को डिवाइन पावर्स मिलती हैं। रेंजर्स ऑर्गेनाइजेशन जितनी पावरफुल लगती है उतनी नहीं है। वो सिर्फ 5 ड्रैगन कीपर्स पर रिलाई करती है, और एक बार बैलेंस बिगड़ गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। अगर वो इतने जरूरी है तो उन्हें तो काफी प्रोटेक्शन में रखा गया होगा, तो हम उन्हें लेंगे कैसे? लेकिन एक समय होता है जब वो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, और वो है संडे शोडाउन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्हें नकली फाइट में नहीं लेके जाते हैं। संडे का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि डी रेड कीपर में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर्स इस एबिलिटी का यूज ह्यूमंस पर स्पाई करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? डस्टर्स ढंग से सारी चीजों को मिमिक नहीं कर सकते। सिर्फ मैं ही एक एक्सेप्शन हूँ जो धरती पर रहने वालों का रूप ले सकता हूँ। मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। क्या तुम एक चेयर में बदल जाओगे? तो मुझे परेशान करना बंद करोगी? सारे फोकस की माँ बहन कर रखी है तुमने। रेड कीपर में ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढने निकल जाता है, जिसमें सुजू उसकी मदद कर रही है। आगे जाने पर कोई भी रेंजर उसे नहीं पहचानता और सुजू उसे बताती है कि जल्द ही उसे आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। लेकिन आगे जाने पर उसे टोकीटा दिख जाता है। तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। मैं क्या करूं? क्या मैं भाग जाऊं यहाँ से? नहीं, बहुत हो गया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ पर आर्टिफैक्ट को लेने आया हूँ ताकि मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूं। तो टोकीटा बस उसके रास्ते से हट जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसे उस पर शक हो चुका है। डी जब अंदर जाता है उसे वो आर्टिफैक्ट ऐसा ही पड़ा हुआ दिख जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप है, पर फिर भी वो उसे उठा लेता है। लेकिन तभी पीछे से टोकीटा उसके ऊपर हमला कर देता है। मुझे लगा ही था, तुम्हारी स्मेल अलग थी। तेरा दिमाग खराब है टकले, स्मेल के बेस पर कौन शूट कर देता है? अगर तुम्हारी जगह रेड रेंजर होता तो वो आसानी से इस हमले को डॉज कर सकता था। जिसके बाद वो लगातार उसे शूट करता ही जाता है। तुम बार बार रिजनरेट हो सकते हो, तो तुम्हें लगता है कि आखिर में तुम जीत ही जाओगे, पर ये इमोर्टैलिटी तुम्हारी कमजोरी है। ह्यूमंस को पता है कि एक दिन वो मर जाएंगे, इसलिए वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और तुम्हारी यही बेवकूफी आज तुम्हारा अंत बनेगी। डी कुछ बोलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उसे शूट करना बंद करता ही नहीं। जिसके बाद वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठा लेता है। तुम तो ड्रैगन कीपर हो ही नहीं, तुम भी इसे यूज कर सकते हो। मैं भी इसका इस्तेमाल पहली बार करने वाला हूँ। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा छोड़ दो। अभी तो तुम यार इतनी बहादुरी दिखा रहे थे, क्या तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे आखिरी शब्द हो? असल में मैं और भी चीजें बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ डायनामाइट्स हैं। तुम्हें ये पहले नहीं कहना चाहिए था, जब मैं तुम्हें लगातार शूट कर रहा था। टकले, तू लगातार जो शूट करता रहा, मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया तूने? ये देख के टोकीटा उस वेपन को नीचे रख देता है और अब वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। हम यहाँ पर दुनिया पर कब्जा करने आए थे। मैं तुम्हें मौत का डर दे रहा हूँ, जो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद है। ये सब देखकर टोकीटा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से डी उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे टोकीटा बेहोश हो जाता है। इसके बाद डी वहाँ से बाहर आने लगता है। सुजू उसकी तारीफ करती है कि वो सच में काफी ताकतवर है और उसने अपने मिशन के लिए बिल्कुल सही पार्टनर चुना है। लेकिन डी उसके ऊपर गुस्सा करता है कि वो उसकी तारीफ
करना बंद करे। आखिरकार मैं एक बार तो जीत ही गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है उसके सामने रेड कीपर खड़ा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें एरिना में मॉन्स्टर से नहीं लड़ना चाहिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, यहाँ पर भी तो एक मॉन्स्टर है। डिवाइन आर्टिफैक्ट मुझे दे दो और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी सुनने की जगह डी सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रेड आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज करता जाता है। तुम ये दिखावा करना कब बंद करोगे? लेकिन रेड बस उसके साथ मजाक ही कर रहा था और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि डी अपने हाथ को ऊपर फेंक देता है और रीजनरेशन का यूज करके एक बड़े से लोहे के स्फीयर को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन रेड सिर्फ एक नॉर्मल सी आयरन पाइप का यूज करके उस बड़े से स्फीयर को वापस से उसी की तरफ फेंक देता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट और उसका हाथ दोनों ही छत से नीचे गिरने लगते हैं तो डी उसके पीछे कूद जाता है। अरे वाह, तुम तो डिवाइन आर्टिफैक्ट वापस ले आए, पर इसकी वजह से अब तुम्हारा लेफ्ट आर्म नीचे गिर चुका है और अब तुम बस एक मॉन्स्टर हो। तुम फेल हो चुके हो, बिल्कुल एक लूजर की तरह। तू बेइज्जती करना बंद कर। मैं कमजोर मॉन्स्टर हूँ फिर भी अपनी पूरी ताकत पर लड़ रहा हूँ, तो तुम भी अपनी पूरी ताकत यूज करो। ये सुनकर रेड हंसने लगता है। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत? मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को क्यों हराऊं जब यहाँ पर देखने के लिए कोई ऑडियंस है ही नहीं। तुम्हारा रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी रेड के पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और अब क्योंकि वहाँ पर कैमरास आ चुके हैं अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। करोड़ों लोग तुम्हें मरते हुए देखना चाहते हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी यूजलेस ही रहे हो, तो क्यों ना यहाँ तुम मरकर लोगों के एंटरटेनमेंट के ही काम आ जाओ। लोग एंटरटेन तो होंगे पर यहाँ पर मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। तभी अचानक से रेड कीपर घुटनों पर आ जाता है। ओ नहीं, जो टाइगर मॉन्स्टर से चोट लगी थी वो दर्द हो रही है। तभी ब्लू रेंजर आकर डी के ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वो सब बस एक नाटक था। लेकिन नाटक और भी जारी रहता है और वो कैमरा के लिए महान महान बातें करने लगता है। पिंक उन्हें बताती है कि ये वही फाइटर है जो पिछली बार स्क्रिप्ट से बाहर आया था। सच कह रही हो तुम? ये सब तो मुझे एक ही जैसे लगते हैं और ये परफेक्ट चांस है उसे सजा देने का। ब्लू, उसे खत्म कर दो और कैमरे में वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। रेंजर्स बात करने लगते हैं कि आजकल वो एक ही तरह से बार बार लड़ाई को खत्म कर रहे हैं तो शायद अब लोग बोर होने लगेंगे। तो ग्रीन रेड को कुछ बताता है जिसके लिए वो मान जाता है। तुम्हारी बहादुरी हमें पसंद आई, तो अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। रिपोर्टर इस नई चीज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। 13 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तुम्हारी नौटंकी से मैं परेशान हो चुका हूँ। अजी मेरा कद्दू करे सरेंडर। तो ब्लू कीपर फ्लैशी तरीके से उसे मारने लगता है। उसके वेपन की वजह से डी उड़ता हुआ आसमान में जाता है। हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, मेरे बाद जरूर कोई दूसरा आएगा जो कीपर्स को खत्म कर देगा। मुझे जरूर वो लोग याद रखेंगे। जैसा मैंने कहा था, मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाले। और वो धमाके में मर जाता है। सभी कीपर्स बात करने लगते हैं कि इस बार उनका पोज बढ़िया नहीं था। वहीं रेड अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने वहाँ से जाने लगता है। ये लोग सच कह रहे थे, हमारी फाइट बार बार एक ही तरह से रिपीट हो रही है। हमें हमारी फाइट्स को किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर पर खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने आर्टिफैक्ट को लेने जाता है उसे सदमा लगता है और उसे समझ आता है कि जब वो कूदा था उसने उसके आर्टिफैक्ट को अपने हाथ से रिप्लेस कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेड का डिवाइन आर्टिफैक्ट सुजू के पास है। तुम्हारा सैक्रिफाइस जाया नहीं जाएगा, अब सिर्फ 4 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स ही बचे हैं। आगे सभी कीपर्स मीटिंग में थे जहां वो अपने साथ एक जूनियर को भी लेके आए थे जो कि अपने अपने स्क्वाड्रन में सेकंड इन कमांड है। लेकिन अभी तक येलो रेंजर अकेला ही था और हम देखते हैं कि उसकी जूनियर सुजू है। ब्लू रेंजर गुस्सा हो जाता है क्योंकि लेट आने के बावजूद भी सुजू उनसे माफी नहीं मांग रही थी, पर येलो कीपर कहता है कि उसके मन में जो आता है वो बस वही करती है। ब्लू रेंजर उससे कहता है कि उसे अपनी मिस्ट्रेस को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन ये चीज सुजू को पसंद नहीं आती। मैं इसकी कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, लगता है तुम भी अपनी जूनियर को वैसे ही ट्रीट करते हो, तभी तुमने मुझे मिस्ट्रेस कहा। लेकिन इसकी वजह से ब्लू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उसकी जूनियर उसके मुंह पर मारकर उसे थोड़ा तमीज में रहने को कहती है, पर इसकी वजह से उन दोनों में ही बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर रेंजर फोर्स का मैस्कॉट आ जाता है जिसका नाम ड्रैगीकुन है। तुम सभी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। साले टिंगू, तू क्या यहाँ आकर महान बन रहा है? तभी रेड कीपर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। सुजू, जब तुम्हारी गलती हो तुम्हें क्या करना चाहिए? जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुजू माफी मांग ही लेती है। अब क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट शायद चोरी हो चुका है और क्योंकि मैं उसके बिना ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तो ये सिर्फ मेरे संडे शोडाउन वाले कपड़े हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक आम सा फाइटर उनकी नाक के नीचे से डिवाइन आर्टिफैक्ट को चोरी करके ले गया। वो सोचने लगते हैं कि मरने से पहले उसने उसे कहाँ छुपाया होगा, लेकिन तभी सुजू उनसे कहती है ऐसा भी हो सकता है कि उसने मरने से पहले वो आर्टिफैक्ट किसी और को दे दिया हो। ये सुन के रेड को गुस्सा आ जाता है। जो भी उसके साथ मिला हुआ है उसको मैं अपने हाथों
हाथों से सजा दूंगा। वो अपना खाना ठूसने जा ही रहा था कि आपको अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। डिवाइन आर्टिफैक्ट्स ही ह्यूमंस को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी क्या आपको ड्रैगन कीपर बने रहने का हक है? आपको अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए। ये कितना दोगला इंसान है। पहले इसी ने डिवाइन आर्टिफैक्ट की इंफॉर्मेशन लीक की और अब यही उसे रिजाइन करने के लिए फोर्स कर रहा है। तुम सच कह रहे हो, मुझे रिजाइन कर ही देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी पोजीशन को अच्छे से संभाल पाओगे। मैं दुनिया की पीस को प्रोटेक्ट करूंगा। जब से मैंने बचपन में रेड कीपर को लड़ते हुए देखा था, लेकिन तभी रेड कीपर उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही पंच में उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। अरे तुम तो काफी कमजोर निकले। अगर तुम ताकतवर होते तो मैं तुम्हें अपनी पोजीशन दे देता, पर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो उसे और भी बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं उनकी बातें कोई दूर खड़ा सुन रहा था। वहीं जिन को मारने के बाद रेड कीपर खाना खाने लगता है और अपने सामने इतना खून देखकर भी वहाँ किसी पर भी कोई असर नहीं दिख रहा था। वहीं जो बंदा उनकी बातें सुन रहा था वो हिबिकी है, जिसे लगता है कि डी उस धमाके में बच गया था। वहीं ब्लू रेंजर भी अपने सबऑर्डिनेट हैकरू के साथ वहां पहुंचा हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि फाइटर अभी भी जिंदा है। या तो वो उड़ के वापस से कासल में चला गया या तो हवा उसे कहीं दूर ले गई। वहीं डी सच में जिंदा है। उसने बस मरने की एक्टिंग की थी उन डायनामाइट्स का यूज करके, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से उसके पेट का जख्म हील नहीं हो पा रहा है। तभी वहां पर हिबिकी पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। तभी डी उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि वो अभी भी एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसकी इंजरी अभी भी हील नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में था। हिबिकी उसके ऊपर पट्टी करना चाहता है, लेकिन डी एक रेंजर की मदद लेना नहीं चाहता। तुम तो अपने पूरे चेहरे को बदल सकते हो, तो इसे क्यों नहीं ठीक कर लेते? लगता है तुम उतने भी कमाल के नहीं हो जितना तुम खुद को कह रहे थे। इन सारी बातों से चिढ़कर डी अपने एक हाथ का हिस्सा उस जख्म में डालकर ठीक कर लेता है। अबे ओ, तुम मुझ में घुसेगा क्या? इतने पास से क्या देख रहा है? नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये कितने कमाल की बात है। ये सब तो बिल्कुल एक चमत्कार जैसा है। तभी डी अपने हाथ को एक बिल्ली में बदल लेता है, जो देख के हिबिकी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये कोई सर्कस नहीं है बे, पर तू चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है। हिबिकी कहता है कि वो अपना चेहरा देखना चाहता है, तो वो अपने हाथ को उसके थोपड़े में बदल लेता है। आगे हिबिकी उसे मास्क बनाने को कहता है और जब डी उसे बना देता है, मैं भी एक फाइटर हूँ, हो। लेकिन ये देखकर डी भड़क जाता है, तो हमारे जैसा फाइटर बनने के लायक नहीं है। हम रोज संध्या को जाके फटते हैं, तेरे बस का है ये डर सहना? वहीं डी का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ था और वो उसे वहां से जाने को कहता है। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में भी जानो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना, निकलो यहाँ से। मैं जब छोटा बच्चा था तो अब मना करने के बाद भी बोले जा रहा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मैं बचपन से ही हमेशा सही चीज करना चाहता था। मैंने एक बार कौओं के झुंड से एक छोटी सी बिल्ली को बचाया था, पर मेरे फादर ने कहा कि ये गलत बात है, क्योंकि अगर क्रोज नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। सारी जिंदगी की कीमत बराबर ही होती है और ह्यूमंस को उनके बीच में दखल देने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद मैं उस बिल्ली को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। जिस दिन वो फ्लोटिंग फोर्ट्रेस हमारी दुनिया में आई थी, मुझे लगा था कि हम सब लोग मारे जाएंगे। सब कुछ भगवान का तोहफा है, वो यूएफओ भी। शायद वो ह्यूमंस की गलतियों को ठीक करने आए हैं, पर इनसे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमेशा ही नियम धर्म से जीते आए हैं। एक दिन रात को वो अपनी बहन का पीछा करने लगता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें अकेले इतने शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे आता ही जाता है। चाहे दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, मैं तुम्हारे लिए उसे खत्म कर दूंगा। ये तो रेड कीपर का डायलॉग है ना। वायलेंस की वजह से हमें कीपर्स को देखना अलाउड नहीं है, पर वो भर भर के कूल लगता है। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पेरेंट्स उनके बारे में गलत हैं। मेरे दिमाग में ये चीज कभी नहीं आई थी कि मेरे पेरेंट्स किसी चीज के बारे में गलत हो सकते हैं। जिसके बाद हम फिर से उस बेचारी बिल्ली के बच्चे को देखते हैं। एक दिन जब वो टीवी देख रहा था, उसके पेरेंट्स आकर उसे बंद कर देते हैं। सारे मॉन्स्टर्स उन्हीं की वजह से इतनी तबाही मचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे सॉल्व करने के लिए लड़ाई का सहारा लिया। मुझे यकीन था कि मेरे पेरेंट्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो मैंने मान लिया कि मैं ही गलत हूँ। लेकिन एक दिन गॉड आसमान से नीचे उतरता है। उसके पेरेंट्स उस चर्च का हिस्सा थे जो उस गॉड का स्वागत कर रहे थे। वहीं उसकी बहन उसे वहां जाने से रोकती है और उससे कहती है कि उसे खुद के लिए सोचना चाहिए। हिबिको को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी अचानक से ही वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और जब वो दोनों वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि इस गॉड ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। हेलो, क्या तुम भी मेरे फॉलोअर्स हो? मैं तुम्हें भी बचाता हूँ। तभी अचानक से वो उनके ऊपर भी हमला कर देता है। एन वक्त पर उसकी बहन उसे बचाने में कामयाब होती है, लेकिन इस धमाके की वजह से उसकी बहन मलबे के नीचे दब जाती है। उसकी बहन जल्दी से उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन तभी उसे रेड कीपर का वही डायलॉग याद आता है कि वो हमेशा अपने चहीतों की रक्षा करेगा। और
वो उस गॉड के सामने खड़ा हो जाता है और गॉड उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन इसके बाद की कहानी वो नहीं बताता। हिबिकी उसका नाम जानना चाहता है पर वो उसे नहीं बताता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने उस जोकर को भी हराया है। क्या तुमने टोकीटा को हरा दिया? वो तो स्क्वाड्रन का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। ये सुन के वो शर्माने लगता है। देखा, मैं सच में बहुत कमाल का हूँ, तुम तो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। लेकिन इसकी वजह से उसका सर चढ़ जाता है और वो कहता है कि माइटी फाइटर डी सभी रेंजर्स को खत्म कर देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नाम? मुझे ट्रिक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उन्हें पता लगता है कि उनकी तरफ एक रेंजर आ रहा है जो कि हिकिरू है। हिबिकी बाहर आकर खुद का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट रेंजर है। वो उसे बताता है कि उसने एक घायल फाइटर को कैप्चर किया है, लेकिन वो उसे गलत रास्ते ले जाता है, जो देखकर डी भी हैरान हो जाता है। हिबिकी गुम होने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन हिकिरू उसे धमकाकर उसे रास्ता याद करने को कहता है। पर तभी वहाँ पर डी आ जाता है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी कमजोर सी हथकड़ियां मुझे बांध कर रख सकती हैं? हिबिकी समझ जाता है कि डी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने साथ एक और रेंजर को लेके आए हो, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो हिकिरू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस साले को मैं आधे में काटना चाहता था, पर इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो रहा है। तभी हिकिरू अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है। तुम्हारे पास डिवाइन आर्टिफैक्ट है? ये तो सिर्फ ड्रैगन कीपर्स के पास होता है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरा बस एक रेप्लिका है, पर ये फिर भी फाइटर्स को मार सकता है। ये सुनते ही डी वहाँ से दौड़ लगा देता है। उस नालायक सुजू ने मुझे इनके बारे में क्यों नहीं बताया? तभी दर्द की वजह से वो नीचे झुक जाता है, पर ये उसे आधे में कटने से बचा लेता है। वो उसके बाकी के अटैक्स को भी डॉज करता रहता है। उस हरामजादी की वजह से मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। नहीं, मैं दूसरों पर रिलाय नहीं कर सकता, वरना मैं कभी कीपर्स को हरा नहीं पाऊंगा। हमले कर करके हिकिरू परेशान हो जाता है, तो वो एक बड़े से हमले से अपने पूरे एरिया को क्लियर कर लेता है, पर उसे फिर भी डी नहीं दिखता। क्या वो भाग गया यहाँ से? चल बे चुचुंदर, मैं कभी नहीं भागता, मैं तो बस लुका छुपी खेल रहा हूँ। वो असल में एक पेड़ बनकर छुपा हुआ था। वो अचानक से ही बाहर आता है और हिकिरू के हाथ से वो वेपन ले लेता है, लेकिन तभी वो वेपन उसके हाथ को पिघलाने लगता है। हिकिरू उसे बताता है कि वो उस वेपन को सिर्फ इसलिए होल्ड कर पा रहा था क्योंकि ब्लू ने उसे थोड़ी अपनी पावर्स दी हैं। मेरे पास कॉलिग्स हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ और लोग जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ह्यूमंस की ताकत उनके बॉन्ड से ही आती है। लेकिन डी उसकी लंबी चौड़ी स्पीच नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। आगे जाने पर उसे हिबिकी मिल जाता है और वो उसे हॉस्टेज लेकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। वहीं उसे अब हिबिकी पर शक हो गया था। उसे लगता है कि शायद वो साथ में मिले हुए हैं, पर वो श्योर नहीं है। पर फिर भी वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हिबिकी उसे बताता है कि उसने बैकअप को बुला लिया है, तो उसे बस थोड़ी देर इंतजार करना है। तो वो उस वेपन को छोड़कर पीछे चला जाता है। डी आगे बढ़कर उस वेपन को पकड़ने ही वाला था, तभी हिकिरू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर डी ने पहले ही अपना हाथ छुपा लिया था, जो कि वो उसके शरीर के आर पार कर देता है। वहीं ये देखकर हिकिरू समझ जाता है कि वो दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे और उन्होंने बॉडीज को स्विच नहीं किया है। पर हिकिरू से पहले हिबिकी उस वेपन को उठा लेता है और डी की गर्दन काट कर उसे नीचे गिरा देता है। हिकिरू को लगता है कि हिबिकी ने उसे बचाया है, पर वो उसके हाथ को रिजनरेट होता हुआ नहीं देखता। हिबिकी कहता है कि वो डी को सिर्फ उनके बॉन्ड के पावर की वजह से ही हरा पाया और वो गधा उसकी सारी बातों को मान लेता है। दूसरी तरफ हम असली हिबिकी को देखते हैं, जिसके कटे हुए हाथ में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ डी हिबिकी के बेस में हिकिरू के साथ चला जाता है। इसके बाद हम पास्ट के सीन में देखते हैं। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही हमें ढूंढ ही लेगा और तुम डिवाइन रेप्लिका के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास एक और प्लान है। तभी अचानक से वो अपने हाथ को ही काट देता है। अबे चोमू, तू फाइटर नहीं है बे, अभी तो बताया था मैंने, तेरा हाथ नहीं होगा ठीक। हिकिरू को ट्रिक करके ही तुम जिंदा बच सकते हो और इसका एक ही तरीका है, उसे यकीन दिलाना होगा कि हमने बॉडीज को स्विच नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ जैसा जियो, मेरी जिंदगी जियो, ताकि तुम्हें वो जवाब मिल सके जो तुम्हें पहले नहीं मिले थे। मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम एक रेंजर, तो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन रखते हैं। मैं रेंजर फोर्स को पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे पहले मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ। वहीं कहीं दूसरी तरफ सुजू को एक गेट टुगेदर में इनवाइट किया जा रहा था और वो लोग उससे कहते हैं कि वो हिबिकी को भी ला सकती है। पूरा मामला थोड़ा टेंशन जैसा लग रहा था और सुजू मना कर देती है क्योंकि उसे ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या 250वां सीजन देखना है। उसे पता है कि उसे सुजू से कोई मतलब नहीं है। पिंक कीपर तो बस हिबिकी को वहाँ देखना चाहती है, पर पिंक कीपर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर वो रैंक्स में ऊपर जाना चाहती है तो उसे थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। दूसरी तरफ हम हिबिकी को देखते हैं। गुड लक डी, मुझे यकीन है कि तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। वहीं डी अभी भी हेलीकॉप्टर में है, वो बस मर ना गया हो। आगे वो हिबिकी के रूम में था। मैं पहले से काफी पतला हो गया हूँ, ये जरूर उस छेद की वजह से हुआ है। जब से हिबिकी ने मुझे बचाया है तब से मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है।
और हम देखते हैं कि हिबिकी ने उसे बता दिया था कि उस दिन वो दोनों बच्चे कैसे थे। वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ मरने ही वाले थे, पर ऐन वक्त पर ब्लू रेंजर ने आकर उन्हें बचा लिया, जिसके बाद उसने उन्हें पेरेंट्स की तरह बड़ा किया। ब्लू कीपर को ही देखकर वो भी एक रेंजर बन गया, पर जब उसे पता चला कि मॉन्स्टर्स के साथ फाइट नकली है, उसने सीक्रेटली सारी चीजों को एक्सपोज करना चाहा। पर जब वो एक न्यूज टीम से मिलने गया था, कुछ अनजान लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसे नहीं पता कि इस चीज में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उसकी बहन के लिए भी चीजें मुश्किल हो सकती हैं, पर वो सच्चाई सामने लाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। और वो डी से पूछता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो क्या करेगा। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसका एक बॉस सभी फाइटर से कह रहा था कि उन्हें अपने प्लेनेट को वापस लेना है, और प्रेजेंट में वो कहता है कि उसे नहीं पता, उससे बस लड़ाई करना ही आता है। तभी उसका ध्यान एक अजीब सी आवाज पर जाता है जो कि एक लैपटॉप से आ रही थी। उसने कभी भी ऐसी चीज को नहीं देखा था, पर जांच पड़ताल करने के दौरान वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तभी उसे याद आता है कि हिबाई ने उसे बताया था कि इसमें नोट्स हैं उसके और उसके साथियों के रिलेशनशिप के बारे में, तुम इन्हें ध्यान से पढ़ना, जिसके बाद तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। तो वो मेंटेनेंस रूम में जाता है जहां वो उसे बताता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, पर थोड़ी बहुत भीख मांगने के बाद वो कोशिश करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो हिबिकी को कुछ आईडी कार्ड्स देता है और कहता है कि वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। वो नॉर्डिक रेंजर होने के बावजूद भी कितना अच्छा था, मैं उसे सबसे लास्ट में मारूंगा। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जिसका नाम यामाटो है। डी को आईडी कार्ड्स में उसका नाम मिल जाता है और उसकी बातों से उसे लग रहा था कि जैसे वो हिबिकी का दोस्त हो। हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? यामाटो उसे याद दिलाता है कि वर्क आवर्स के दौरान वो बेसिकली जेल में बंद हैं, यानी वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। फ्लोर प्लान्स को देखने पर उसे पता लगता है कि वो सब अभी बेसमेंट में है। क्या मैं किसी कीपर से मिल सकता हूँ? मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर हम इंडिपेंडेंट रेंजर्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फाइट्स को जीतते रहें, इस उम्मीद में कि कोई स्क्वाड हमें पिक कर ले। मैं भी रेड कीपर बनना चाहता था ताकि फेमस होकर सारी लड़कियां मेरे ऊपर लट्टू हो जाएं, पर उस हरामजादे ने मेरे सारे सपने छीन लिए। आगे वो कैंटीन में जाके सभी को कार्ड्स देने लगता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रही हूँ? तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, तो इसे कोई भी नहीं पसंद है। जब वो एक और बंदे को कार्ड देने जा रहा था, वो अचानक से अपना हाथ उसके ऊपर घुमा देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बच पाता है। तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे बात कर सकते हो? और वो अपना कार्ड उठाकर वहाँ से चला जाता है और एक लड़की उससे कहती है कि उससे दूर रहना चाहिए, वो खतरनाक है। वो बचे हुए 2 कार्ड्स उठाने ही वाला था, तभी एक बंदा उसके हाथों पर पैर मार देता है। सुन बे हिबिकी, सिर्फ एक फाइटर को हराकर अपनी अकड़ मत बढ़ा लेना, ये लो अपना कार्ड। हम सब जानते हैं कि सारे फाइटर्स नल्ले होते हैं, पर डी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद वो अपने रूम में जा ही रहा था, तभी उससे पीछे से कोई आवाज लगाता है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि व्हीलचेयर पर एक सुंदर सी लड़की उसके तरफ ही आ रही है। हमने काफी समय से बात नहीं की है। उसे ऑब्वियसली पता नहीं था कि वो कौन है और वो बेचारा पैनिक होने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उन दोनों की आंखें सेम है और उसे लगता है कि वो शायद उसकी बहन है। तुम कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहे हो। अबे यार, इन दोनों का रिलेशन कैसा है अभी? क्या रिप्लाई दूं मैं इसे? एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ। ये साला हिबिकी, इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसकी बहन भी है यहाँ? तभी क्लोजेट में से उसे कुछ शोर आने लगता है और वो गुस्से में जब जाकर दरवाजा खोलता है, 2 सुंदर आंखें उसी की तरफ देख रही थी। उसे देख के डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की बाहर आकर उसके सामने तलवार रख देती है। 1 सेकंड, तुम्हारा हाथ, तुम एक फाइटर हो? मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, एक ह्यूमन के रूप में रहना बहुत मुश्किल है। तभी बाहर से हिबी की बहन आवाज लगाती है, क्या तुम ठीक हो? मुझे अंदर से आवाज आई। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। मैं यहाँ पर मौजूद सभी रेंजर्स को मार दूंगी, पर क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छे थे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। लेकिन तभी हिबिकी उसे रोकता है और उससे कहता है कि अभी के लिए वो बस चुप रहे, और वो अपनी बहन को बताता है कि वो बस अपने रूम की सफाई कर रहा है। वहीं वो लड़की उससे पूछने लगती है कि वो अचानक से ही इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, और पता नहीं क्यों वो ये बोलते हुए शर्मा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि इन दोनों का रिलेशन आखिर था किस तरह का, और उसे अपना असली रूप दिखाता है। मैं यहाँ पर रेंजर्स को अंदर से खत्म करने आया हूँ। वो लड़की कहती है कि उसे नहीं पता था कि अभी भी फाइटर्स जिंदा हैं, और उस पर हमला करने के लिए उससे माफी मांगती है। अब क्योंकि हम 2 हैं, हम इन सभी को मारते हुए आगे निकलते हैं। ये लड़की पागल है क्या? हम कैसे मार पाएंगे सबको? अभी सही वक्त नहीं है, जब तक मैं तुम्हें सिग्नल ना दूं आराम से बैठी रहो। जिसके बाद वो हिबिकी की बहन को अंदर आने देता है। जब वो उसे कुछ एप्पल्स ऑफर करती है, वो बहाना मारता है कि उसके पास चाकू नहीं है तो उन्हें कैंटीन चलना चाहिए, पर वो कहती है कि चाकू वो ले आएगी क्योंकि वो उससे अकेले बात करना चाहती है। पर जब वो चाकू लाकर सेब को काटने की कोशिश करती है, वो चाकू उड़ता हुआ सीधा उसी क्लोजेट में जाता है जहाँ वो लड़की छुपी हुई है। डी उसके पास जाता है। क्या हुआ? क्या मुझ पर उसने हमला किया? अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं था, तो शांत रहे। उस लड़की का शक बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछती, उसे किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाते ही
ही वो लड़की क्लोजेट से बाहर आ जाती है। तुम भी रेंजर्स के साथ मिले हुए हो, तभी तुमने उसे मारा नहीं। ये बिल्कुल 13 साल पहले जैसा है, जब तुम लोगों ने उनसे लड़ने से मना कर दिया था। और वो वहां से सभी को मारने के लिए जाने लगती है। हिबिकी जानता है कि ये छोकरी उसके सारे प्लान को बर्बाद कर देगी, तो पहले वो उसके साथ जाने की एक्टिंग करता है और मौका पाते ही उसकी गर्दन को काट देता है और उसे एक डब्बे में डाल देता है, जिससे वो वापस से जुड़ नहीं पाता। उसी वक्त उसकी बहन भी वहां पहुंच जाती है। क्या सब कुछ ठीक है? इस बार भी डी किसी तरह बच जाता है। उसकी बहन उससे कहती है कि उसे रेंजर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे उसे लगते हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगी। पर डी कहता है कि वो यहाँ पर लड़ने आया था और चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। आगे सेरा वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो वो उसे बचाने के लिए चली जाती है और हमें पता चलता है कि असल में पिंक रेंजर वही है। वो आसानी से उन सभी लड़कों की कुटाई करके उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ डी उस लड़की को फ्री कर देता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़ाई को वो जीत कर रहेगा। क्या हिबिकी मर गया? वो गधा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये सुन के वो स्माइल करती है। अगले दिन रेंजर्स का एग्जाम शुरू हो जाता है, जहाँ सारे कैडेट्स फेक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। डी बाकियों को आवाज लगाता है क्योंकि यहाँ सिविलियंस हैं जिन्हें उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सब के सब सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हैं। मुझे भी कुछ करना ही होगा। वो आखिरी बचे मॉन्स्टर को मारने ही जाता है, तभी काय वहाँ आकर उसे मार देता है। तभी इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग एग्जाम खत्म हो चुका है, कल से उनका असली एग्जाम शुरू होगा। तेरे पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा है बे? मेरे किल क्यों चुरा रहा है? लेकिन काय कहता है कि उसके पहले ही उससे 10 गुना किल हैं। उसे किसी के किल चुराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो अपने रूम में अभी भी गुस्सा था और सोच रहा था कि वो उससे बदला कैसे लेगा। जिसके बाद वो फाइटर एक्स से पूछता है कि हिबिकी ने टेस्ट के बारे में उसे कुछ बताया है, लेकिन वो अभी भी उस पे गुस्सा थी और कहती है कि उसे गद्दारों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे पगली, ड्रैगन कीपर्स को खत्म करने का यही बेस्ट तरीका है। इसके बाद वो सभी कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्टर के सामने खड़े थे, जो उन्हें बताता है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इसे पास कर जाते हैं तो कीपर्स उन्हें स्काउट करने आएंगे और जो भी सूटेबल होगा वो उसे चूज करके अपनी टीम में ले लेंगे। इसके बाद वो एग्जाम के रूल बताने लगता है। ये एक टीम मैच होगा, पिंक, येलो, ब्लू, रेड और ग्रीन। पर क्योंकि वो दोनों रेड टीम में जाना चाहते थे, काय और डी एक ही टीम में आ जाते हैं। आगे वो उसे बताता है कि उन्हें अपने मॉन्स्टर से की को एक्वायर करना होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास 3 दिन है। जो मॉन्स्टर्स की एक्टिंग करने वाले हैं वो एक्टिव ड्यूटी पर रहने वाले रेंजर्स हैं, तो अगर वो एक टीम की तरह नहीं लड़े तो वो रेंजर्स आसानी से उनकी गुद्दी लाल कर सकते हैं। टेस्ट शुरू हो जाता है और वो सभी अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। चलते वक्त काय और डी दोनों ही अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। काय सीधा जाकर उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन डी कहता है कि उन्हें छुप के मौके का इंतजार करना चाहिए। काय कहता है कि वो उसकी तरह डरपोक नहीं है और वो कभी नहीं छुपेगा, लेकिन ये डी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर उसे एक बार भी हिट कर दिया गया तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। तभी डी देखता है कि एक पिलर के पीछे सुजू छुपी पड़ी थी। वो बताती है कि वो यहाँ येलो टीम का इंतजार कर रही थी, पर क्योंकि वो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो वो उनके साथ भी थोड़ी देर खेल लेगी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जिन रेंजर्स से उनका सामना होने वाला है, वो जिस स्क्वाड्रन में वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनके सीनियर मेंबर्स हैं। डर के मारे डी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोकीटा आ जाता है। सुजू सोचने लगती है कि 2v2 इन नूबड़ों के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन काय काफी घमंडी था और वो उसके ऊपर अकेला ही हमला करने जाने लगता है। तभी अचानक से एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है, जो कि येलो टीम वाले ड्राइव कर रहे थे। यामा सोचने लगता है कि कहीं उन्होंने उसे मार तो नहीं दिया, लेकिन तभी वो उनके पीछे आ जाती है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते थे? वहीं दूसरी तरफ डी वहां से छुपकर भागने लगता है। वहीं काय टोकीटा से लड़ते वक्त उसके सेबर को उसके हाथ से गिरा देता है। टोकीटा उसे देखकर हंसता है, पर काय उसकी बेइज्जती करने लगता है कि वो एक मामूली से फाइटर से हार गया, लेकिन इसकी वजह से टोकीटा को गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर उसके मुंह पर घूसा मारता है। पर वो इतने पर नहीं रुकता और लगातार उसे पंचिंग बैग की तरह हिट करता ही जाता है, जिसके बाद वो उड़ता हुआ डी के सामने से ही जाता है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी नहीं इन्हें हरा पाएंगे। तो वो लाइट सेबर को लॉन्ग रेंज में यूज करने लगता है, लेकिन जब वो टोकीटा से लड़ रहा था, काय फिर से बीच में आ जाता है और उससे अपने लाइट सेबर से लड़ने लगता है, लेकिन फिर से वो उसे लात मार कर पीछे भेज देता है। तभी डी को एक आइडिया आता है और वो जानबूझकर टोकीटा को शूट करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर को फोड़ देता है। अचानक से वहां धुआं आने की वजह से उनके पास स्ट्रेटजी बनाने का टाइम आ जाता है, लेकिन काय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता और उसे उसकी नजरों से दूर हो जाने को कहता है। डी समझ जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है और फिर से साइड में चला जाता है। वहीं थोड़ा धुआं साफ होते ही काय फिर से टोकीटा के साथ लड़ने लगता है। वो उसके ब्लास्टर्स के अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है और जहां उसने पहले उसे घूसे मारे थे, अब लातों की
बरसात करने लगता है। वो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वही ट्रक आ जाता है, लेकिन वो टोकीटा को इसेकाई नहीं कर पाता। वो पीछे मुड़ने पर देखता है कि वहाँ हिसुई आ रखी है, जो कि ग्रीन स्क्वाड की सीनियर मेंबर है, जो कह रही थी कि एक रेड कैडेट ने उसे परेशान कर रखा है। वही डी कूल पोज देकर बैठा था और उन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। तुम लोगों से छोटे मोटे कैडेट नहीं हराए जा रहे, क्या गुंडे बनोगे रे? ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह के अंदर से एक डैगर निकालती है और टोकीटा से कहती है कि वो इस फाइट को सीरियसली ले। टोकीटा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर से डी उसके हमलों से बचकर साइड हो जाता है। वो ग्रीन स्क्वाड के मेंबर से कहता है कि वो उन दोनों को घेर ले, लेकिन तभी वो देखता है कि उसे चोट लगी है, तो वो उससे कहता है कि वो उन दोनों रेंजर्स का ध्यान भटकाए। वहीं वो रेंजर्स अभी भी मजाक मजाक में लड़ रहे थे। तभी वहां पर डी आ जाता है और उन दोनों की तरफ 2 फायर एक्सटिंग्विशर थ्रो करता है, जो कैडेट्स उनके सामने ही एक्सप्लोड कर देते हैं। इसकी वजह से वो ढंग से देख नहीं पाते और हिसुई टोकीटा पर ही हमला कर देती है, जिसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर इस बार टोकीटा हिसुई पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो भड़क जाती है। पर हमें पता चलता है कि वो टोकीटा नहीं बल्कि डी था, जिसने उन दोनों की पिक्चर्स उस छोकरी से ली थी ताकि वो उन दोनों की लड़ाई करवा सके। पर इस बार असली टोकीटा हिसुई के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो भड़क जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वो उसे जान से मार देगी। उसे समझ नहीं आता कि एक छोटी सी गलती की वजह से वो इतना क्यों भड़क रही है। वहीं हिसुई उसे वार्न करती है कि वो भले ही उससे छोटी हो, लेकिन उससे 3 रैंक ऊपर है, तो उसके सामने उसे संभल कर रहना चाहिए। दूसरी तरफ डी काय से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा, लेकिन इस बार भी वो उसे मना कर देता है। तो उसे छोड़कर डी फिर से स्मोक के अंदर चला जाता है। स्मोक के अंदर उसे टोकीटा दिखता है, जिसे हिसुई ने घायल कर दिया था, और वो उसे चढ़ाते हुए शूट कर देता है। क्योंकि उसकी एक आंख के ऊपर पट्टी थी, वो उस तरफ के अटैक्स को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। इससे टोकीटा गुस्से में पागल हो जाता है और ऐसे ही इधर उधर हमला करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर डी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तभी काय उड़ता हुआ स्मोक के अंदर आता है और डी की मदद से उसे जोरदार पंच मारता है। उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बेहोशी हो जाता है। तभी उस स्मोक के अंदर से हिसुई बाहर आती है, जो कि गुस्से में सबसे पहले टोकीटा को लात मारती है, जिसके बाद वो काय पर लात घूंसों की बारिश कर देती है। उसे ठिकाने लगाने के बाद वो डी की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी असलियत सामने आ ही जाती, लेकिन तभी ग्रीन स्क्वाड से ईशी उसके ऊपर शूट करने लगता है और वही लड़की पीछे से आकर हिसुई को नीचे गिरा देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो टोकीटा के ऊपर अटैक करने जाता है और टोकीटा भी उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर काय उसका पैर ही पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि सारे कैडेट्स पूरी टूटी फूटी हालत में हैं और एंजेलिका हार मान लेती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो रेंजर्स को हरा सकते हैं। वहीं बाकियों को नहीं लगता कि वो और 2 दिन तक इसे झेल पाएंगे। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी डी नोटिस करता है कि एक्स वहां से भाग रही है, तो वो जल्दी से बहाना मारता है कि वो वहां से ट्रेनिंग करने जा रहा है और वहां से चला जाता है। काय उससे बात करना चाहता था, पर डी कहता है कि वो जल्दी में है। डी काय तक पहुंच जाता है, जो कि कुछ पाइप से छेड़छाड़ कर रही थी, और वो उसे वापस से उसी क्लोजेट में ठूस देता है। इसके बाद डी काय से मिलने जाता है, जहां काय उससे पूछता है कि वो रेंजर क्यों बना, क्योंकि आज उसने काफी अजीब चीज नोटिस की। जो हिबिकी मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को साथ में देखना चाहता है और जो हिबिकी उसने आज देखा वो दोनों अलग हैं। वो जानना चाहता है कि असली हिबिकी क्या चाहता है, और उसके आंसर पर ही डिपेंड करता है कि वो उसके साथ काम कर पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। जब डी उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी अनाउंस होता है कि एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन टोकीटा को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था और कहता है कि उन्हें एग्जाम को जारी रखना चाहिए। लेकिन तभी हिबिकी उसे रोक देता है। मैं तुम्हें अपने टीममेट को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता, तुम्हें गलतफहमी है कि तुम दोनों टीममेट्स हो। तभी काय उसे बताता है कि टोकीटा की पीठ पर वो चाबी है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले पाता, वहाँ हिसुई आ जाती है और उनसे कहती है कि एग्जाम खत्म हो चुका है। उसने कहा कि हमारा सेम टीम में होना गलतफहमी है, सबके पास सिर्फ एक ही चाबी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैटल हम दोनों के बीच भी है मॉन्स्टर्स के लिए। मुझे काय के सपने को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हिबिकी के रूम में रिपेयर वाला आता है, लेकिन जब वो उसके दरवाजे को रिपेयर करने जाता है, अंदर उसे एक लड़की दिखती है। एक्स उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे घायल करने में कामयाब होता है। लेकिन तभी वो शॉक हो जाती है, जब तक तुम चुपचाप रहती हो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एक्स को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर वो बताता है कि उसे बस लड़ना नहीं पसंद। दूसरी तरफ काय को डी हिबिकी की स्टोरी बताता है कि कैसे ब्लू रेंजर ने उसे बचाया था, लेकिन ये सुन के काय कहता है कि वो उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में और जानना चाहता है, पर डी कहता है कि इसके अलावा उसे और कुछ याद नहीं है। काय कहता है कि उसे एक बॉस मॉन्स्टर से बदला लेना है, क्योंकि उसने उसके बड़े भाई की जान ली है, जो एक रेंजर था। बॉस मॉन्स्टर्स डस्टर से कहीं ज्यादा वायलेंट होते हैं, तो उसका भाई उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया और वो भी उसके सामने कुछ ना कर सका। उसे अपनी आंखों
आंखों के ही सामने अपने बड़े भाई को मरता हुआ देखना पड़ा। लेकिन अब काय पहले जैसा नहीं है और वो कसम खाता है कि वो उससे बदला लेकर रहेगा। डी जानता है कि बदला कितनी खतरनाक चीज हो सकती है, तो वो काय को रोकने की कोशिश करता है। शायद तुम जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो उसे पहले ही ड्रैगन कीपर्स ने खत्म कर दिया होगा। पर काय बताता है कि उसने उस बॉस मॉन्स्टर को संडे शोडाउन में कभी देखा ही नहीं। तभी काय उसे बताता है कि उसके ब्रदर को बॉस मॉन्स्टर ने 4 साल पहले मारा था। जो सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि कीपर्स ने सभी बॉस मॉन्स्टर को 13 साल पहले ही हरा दिया था। और वो सोच में पड़ जाता है कहीं कोई बॉस मॉन्स्टर अभी भी जिंदा तो नहीं। मुझे एक रास्ता पता है, वहां से छुपकर मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तभी अचानक से उस बंदे को कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ वही बॉस मॉन्स्टर आ रखा है जिसका नाम लॉर्ड पेट्रोला है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मैं क्यों आया हूँ? तुमने ही तो पाइप से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। आप बस मुझे एक रास्ता दे देते, मैं वहाँ से खुद बाहर चली जाती। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आया? ये सुनते ही वो उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि एक बॉस मॉन्स्टर मुझे बचाने आया, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। पेट्रोला उसे डर के मारे कांपता हुआ देखता है। मैं एक पीसफुल दुनिया चाहता हूँ जहाँ जरा भी वायलेंस ना हो। डी प्लीज अपनी मेमोरी को हटा दो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। वहीं अगले दिन डी का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि काय एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तभी वो देखता है कुछ पार्टिसिपेंट सीक्रेटली बात कर रहे हैं। तभी कोगुमा टूटी फूटी हालत में उसके सामने गिरता है। वो उसे देख ही रहा था तभी वहाँ पर ब्लू मॉन्स्टर एक्टर आ जाती है जिसे देखकर डी डर जाता है। पर वो उसे बताती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिनकी कीज छिन चुकी है उन्हें फाइट करना अलाउड नहीं है। वो उसे बताती है कि वो की हार चुकी है और उसे काय की लोकेशन भी दे देती है। जब वो भागता हुआ वहाँ जाता है वो देखता है कि काय पहले से ही टोकीटा से लड़ रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो, हमें साथ में काम करना होगा। लेकिन काय जैसे उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था और उससे लड़ता ही जाता है। तभी अचानक से बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। टोकीटा किसी तरह उन सभी को संभाल लेता है, पर इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर काय उससे चाबी ले लेता है। और अब जाके डी को समझ आता है कि यहाँ हो क्या रहा है। इन सभी सुअरों ने अपनी टीम बना ली है और अपने साथियों को धोखा दिया है ताकि वो खुद चाबियों को ले सके। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और डी बाकी धोखा खाए हुए टीममेट्स के साथ बैठा था। सभी सोच रहे थे कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, अगर वो उनसे चाबी ले लेते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और वो सब अपनी टीम बनाने का डिसाइड करते हैं। डी ब्लू टीम वाले कोगुमो से मिलने जाता है और उससे भी कहता है कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो मना कर देता है और गुस्से में डी को पंच करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक फाइटर है और वो डर के मारे उसकी सारी बातें मानने लगता है। उन्हें पता लगता है कि सभी सुअरों ने सारी चाबियां ले ली है, उन्हें बस सुजू वाले की नहीं मिली है। तो वो सुजू को घेर कर उससे चाबी मांगते हैं, पर जब वो मना कर देती है मजबूरी में सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर जब सारा धुआं शांत होता है वो देखते हैं कि सुजू को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी कागो जो छुपा हुआ था वो बाहर निकलकर लाइट सेबर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सुजू के चारों तरफ एक बैरियर था जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं हो रहा था। सभी लोग उसे शूट करने लगते हैं लेकिन वो बस बीच में खड़ी बोर हो रही थी, जिसके बाद सब हथियारों को छोड़कर डायरेक्ट ही उससे लड़ने जाते हैं। लेकिन वो अपनी स्पीड से उन सभी को संभाल लेती है और यामा को तो दीवार में चिपका देती है क्योंकि वो तब से भीगी बिल्ली जैसी एक्टिंग कर रहा था। वो उसका मजाक उड़ा ही रही थी। तभी साइड से उसके ऊपर डी हमला कर देता है, पर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो समझ जाती है कि वो हिबिकी नहीं बल्कि डी है। तो वो चाबी यामा को दे देती है और वहां से चली जाती है। आगे डी कहता है कि अब वो लोग मॉन्स्टर की एक्टिंग करेंगे और बाकी चाबियां भी ले लेंगे, पर क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है तो असली लड़ाई कल शुरू होगी। पर तभी सारे सुअर वहां पर आ जाते हैं और बस आराम से यामा के हाथ से चाबी भी ले लेते हैं। गुस्से में डी उनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन एजिन बीच में आ जाता है। एंजेलिका कहती है कि एग्जाम का गोल कौन टॉप पर बिलोंग करता है और कौन बॉटम में, ये डिसाइड करना है और उन जैसों को टॉप पर होने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी अलार्म बज जाता है, यानी आज के एग्जाम का समय खत्म हो चुका है और एजिन कहता है कि वो लोग जीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पेट्रोला को देखते हैं जो एक रेंजर को मार डालता है और कहता है कि उसे यहाँ मौजूद सभी रेंजर्स को मुक्ति देनी है। जिसके बाद वो एक्स के साथ वहां से चला जाता है, पर इस ज़ूम में छुपकर सारी चीजें देख लेती है। दूसरी तरफ हम एंजेलिका को देखते हैं जो इतनी लापरवाही के लिए उन सभी की बेइज्जती कर रही थी और यामा से कहती है कि उसे पता है कि वो रेंजर लड़कियों के साथ पॉपुलर होने के लिए बना है और वो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करती है। ईजिन कागू की तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन कागू गुस्से में था। वहीं एंजल गिनती कर रही थी और जैसे ही वो 60 तक पहुंचती है डी उन सब का ध्यान भटकाने के लिए एंजेलिका के पास जाता है और उसे कांग्रेचुलेट कर ही रहा था तभी उसके हाथों से चाबी छीन लेता है। जिसके बाद वो सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर एजिन कहता
कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब टेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन तभी काय उन्हें बताता है कि आज का एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। पर एंजेलिका गुस्से में कहती है कि उसने बेल को साफ साफ सुना था, पर वो सब बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। तभी ईजन को झटका लगता है और उसे समझ में आता है कि इन सब ने आखिर किया क्या था। और पास्ट में हम देखते हैं कि डी ने कगुमा से वॉच को मॉडिफाई कर दिया था ताकि वो समय से पहले बजने लगे और एंजल का काम टाइम को ट्रैक करना था। और जैसे ही एग्जाम खत्म होने वाला हो वो उन्हें सिग्नल देगी। वहीं प्रेजेंट में डी का ग्रुप उन सभी से भाग रहा था। उन्हें बस एग्जाम खत्म होने तक उनसे की को बचाए रखना है। तो एंजल और कगुमा उनका रास्ता रोकने के लिए पीछे रुक जाते हैं और अब बस उनका पीछा सिर्फ काई ही कर रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा तेज है। तो यामाटो उससे चाबी मांगता है और कहता है कि वो उसे बचा कर रखेगा। डी फेंक कर उसे चाबी दे देता है और सभी से कहता है कि वो यामाटो को बचा कर रखे। वो थोड़ी देर के लिए काई से लड़ता है, लेकिन उसे इस दौरान बाकियों पर शूट भी करना पड़ता है। एक शॉट की वजह से की यामाटो के हाथ से गिर जाती है तो यामाटो और एंजेलिका दोनों की के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन उसी वक्त बेल बजती है और ऑफिशियली एग्जाम खत्म हो जाता है। सुअरों का ग्रुप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन डी के पंटर काफी ज्यादा खुश थे और डी कहता है कि कल सारी कीज उन्हीं की होंगी। दूसरी तरफ पेट्रोला एक और रेंजर को मारने वाला था, पर इज़ोमे उसे बचा लेती है। इज़ोमे उसे यहाँ से भागने को कहती है, पर वो कहती है कि वो अपने साथी को यहाँ नहीं छोड़ सकती, जो कि ऑब्वियसली घटिया चॉइस थी और इसका नतीजा उसे भुगतना ही पड़ता है। इसके बाद वो पेट्रोला से कहता है कि वो इतुसी होकर भी बहुत ज्यादा बोझ संभाल रही है, जो कि उसके स्किन के टेक्सचर को देखकर उसे पता लग रहा है। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे इस अपीयरेंस को हमेशा के लिए बचा कर रखूंगा, आओ मेरे सामने झुको। लेकिन इज़ोमे मना कर देती है और कहती है कि बुढ़िया होने पर भी वो क्यूट ही दिखेगी। जिसके बाद वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को समन करती है और पेट्रोला पर हमला कर देती है। लेकिन इतने बड़े अटैक को देखकर भी वो कहता है कि वो बस बेवकूफी कर रही है। दूसरी तरफ डी के पंटर बात कर रहे थे कि उन्हें शायद कोई दूसरे स्क्वाड्रन चुनने चाहिए जो कि उन्हें बेहतर सूट करेंगे। तभी उन्हें याद आता है कि सुकासा बिल्कुल भी यहाँ नहीं आया, तो वो जिंदा है या मर गया वो चेक करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों अकेले थे, कागो उससे पूछता है कि एक फाइटर यहाँ क्या कर रहा है। मैं अपने दुश्मन को ये चीज भला क्यों बताऊंगा, मुझे तो लगा था हम कॉमरेड्स हैं। पर डी बस उसे धमकाता है और कहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए। मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे हो, तो ये धमकी किसी और को देना। आ जाओ, हम सब ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। जब वो ट्रेनिंग रूम में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सुकासा चूसी हुई आम की गुठली जैसा दिख रहा था। उसने रेंजर बनने की सारी उम्मीदें छोड़ दी है, पर कागो कहता है कि वो जीत सकते हैं क्योंकि अब वो लूजर्स नहीं बचे हैं। उन सब ने साथ में काम करके एक की को ले लिया है और वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी सब भी उसकी फेवरेट एक्सरसाइज कराकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जरा भी होप नहीं है कि वो अमेजिंग से रेंजर से फाइट कर पाएगा। पर कागो उसे बताता है कि अब उन्हें रेंजर से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी कीज अब दूसरी टीम के पास है। इससे उसका सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और एक एक करके उसके सारे मसल्स वापस से फूल जाते हैं। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बाकियों से सारी कीज लेकर रहेगा। दूसरी तरफ डी एंजेलिका और सोजिरो पर नजर रख रहा था, जो कि थोड़े लवी डवी से हो रहे थे और ऐसी हरकतें देखकर वो बड़ी मुश्किल से खुद को उल्टी करने से रोक पाता है। दूसरी तरफ उसके टीममेट्स कुछ प्लान कर रहे थे और अपने वेपन्स को सिंक करने के बाद वो रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। कागुयामा से पूछता है, जब तुमने मुझे अपने साथ येलो स्क्वाड ज्वाइन करने को कहा था, क्या तुम सीरियस थे? यामा हाँ कहता है, पर अगर वो अभी भी ब्लू स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के कागू को इजीन के साथ अपनी स्कूल की यादें आने लगती हैं और स्माइल करता हुआ इंस्ट्रक्टर से मिलने वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे डी मिलता है जिसे वो बताता है कि इन्होंने कुछ प्लान बनाए हैं और इसके बारे में सब कुछ उसे एंजल बता देगी। तभी अचानक से वो उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी ताकत दिखाई। वो पहले इजीन को एक हीरो समझता था, लेकिन अब वो खुद हीरो बनना चाहता है। आगे जब वो वहां से चला जाता है, उसे कुछ इथीरियल फेदर्स धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए दिखते हैं। सामने देखने पर उसे पेट्रोला दिखता है जिसके पंख उड़ चुके हैं और इस समय उसके सामने घायल हालत में खड़ी थी। एक्स उसे देखकर पहचान जाती है, लेकिन अब कागू बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डर के मारे वो वहां से भागने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या देखा और चाहता है कि कोई आकर ब्लू रेंजर को बचा ले, लेकिन तभी उसे खुद की बात याद आती है और वो उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। फटी हालत में भी वो उसके सामने जाकर खड़ा था। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर कागू बस उसे एलिवेटर में धक्का दे देता है। इस समय उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। डर के मारे कागू की फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सेबर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर पेट्रोला आसानी से उसे मार गिराता है। लेकिन ब्लू रेंजर से लड़ते वक्त उसे भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है, तो वो वहां से जाने का डिसाइड करता है और एक्स से कहता है कि वो यहाँ सारी चीजें साफ करे। दूसरी तरफ डी ने यामा को कहीं जाते हुए देखा था और जब उसने उसका पीछा किया वो उसे सोजिरो के साथ देखता है, जो कि उसकी
के बदले नेगोशिएट कर रहा था कि वो उनकी टीम से एंजेलिका को निकाल कर उसे ले ले। सोजिरो इसके लिए मान जाता है। ये छुछुंदर तो मुझसे भी ज्यादा हरामी निकला। इस सोजिरो जैसा दोगला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। ह्यूमन सच में बड़े डरावने हैं। लेकिन तभी उन दोनों को शौक लगता है क्योंकि यामा उसे चाबी देने से मना कर देता है क्योंकि उनकी टीम में इस चाबी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और वो उन्हें धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद साकुरामा वहाँ से बाहर आता है और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारे रैंक्ड रेंजर्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इजुमो पर हमला हुआ था। वो हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी सिग्नल भेजना चाहते हैं लेकिन किसी ने सारी चीजों को खराब कर दिया है। सुजू कहती है कि ऐसे समय में उन्हें एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए और हिसुई कहती है कि ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा और वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर उससे लड़ने जाएंगे। दूसरी तरफ सुकासा कह रहा था, तुम सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सुकासा आ चुका है। थोड़ी देर में ही वहाँ कागू भी पहुंच जाता है और क्योंकि वो सब फाइट के बारे में नहीं जानते थे वो सीधा एग्जाम के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी फाइट करेंगे और जो भी टीम जीतेगी उससे सारी कीज मिल जाएंगी। डी उनसे कहता है कि वो चीटिंग ना करे और वो हंसते हैं और कहते हैं कि देखो बोल कौन रहा है। आगे हम ईजिन को देखते हैं जो कि कागू के पीछे जा रहा था। तुम उससे गुस्सा क्यों भाई, हम हमेशा साथ थोड़ा रिस्क देते और वैसे भी समय आ चुका है कि मैं आगे निकल जाऊं। वहीं एंजल सोजिरो के सामने थी और डी काय के सामने। डी उससे कहता है कि उसने उन्हें धोखा देकर बहुत गलत किया पर काय कहता है कि अपने गोल के लिए वो किसी को भी धोखा देने को तैयार है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार। जो इंसिडेंट तुम्हारे ब्रदर के साथ हुआ उसमें बॉस मॉन्स्टर का हाथ हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे बॉस मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सुन के काय को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए अपनी सेबर निकाल लेता है। डी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है लेकिन उसकी लाइट सेबर उससे ज्यादा बड़ी और ताकतवर दिख रही थी। ये देखकर काय हैरान हो जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। एंजेलिका बताती है कि कागू ने उनके वेपन का एक थर्ड मोड का पता लगाया है। वो एक गन और लाइट सेबर तो बन ही सकती है पर साथ ही उसमें एक बर्स्ट मोड है जिसमें लाइट सेबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसे थोड़ी देर के लिए यूज किया जा सकता है और हम देखते हैं कि वो सब के सब इसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे हैं। साकुरामा इधर उधर उससे हमला करता रहता है। वो सेबर इतना बड़ा था कि काय के पास डॉज करने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। साकुरामा पागलों जैसा हंसने लगता है और काय कहता है कि ये चीटिंग है। अब पगले, हम तो ड्रैगन गैजेट ही यूज कर रहे हैं, कहाँ से हुई चीटिंग। तभी काय फायर एक्सटिंग्विशर पर हमला करके वहां पर चारों तरफ धुआं ही कर देता है पर डी का अगला अटैक फ्लोर तोड़कर उसे नीचे पहुंचा देता है। डी उससे कहता है कि वो चाबी अब उसे दे दे और अपने भाई का पीछा छोड़ दे क्योंकि वो अपने भाई के डेथ से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था कि उसने अपने दिमाग में ही वो बॉस मॉन्स्टर बना लिया। ये सुन के काय को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यही सेम चीजें उसे रेड रेंजर ने भी कही थी। काय उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि वो सच कह रहा है पर रेड कीपर कहता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई किसी नौसीखिए फाइटर से हारा है। तुम्हारा भाई शायद रेंजर बनने के लायक ही नहीं था। जिसके बाद काय कहता है कि उसके टारगेट्स सिर्फ बॉस मॉन्स्टर नहीं है, वो रेंजर फोर्स से भी बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि सब कोई मेरे दुश्मन है और उसे देखकर डी को ऐसा लगता है जैसे वो खुद को देख रहा हो। जिसके बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं और काय उसे की देने से मना कर देता है लेकिन डी उसे ओवर पावर कर देता है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ काय अपने भाई रियो को रेंजर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और रियो उसे अपनी चेन भी दे देता है। काय को लगता है कि उसका भाई एक दिन ड्रैगन कीपर जरूर बनेगा लेकिन वो सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ना नहीं चाहता। वो दुनिया में जितनी भी गलत चीजें होती हैं वो उन सब को खत्म करना चाहता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहां काय लगातार अपने वेपन को पत्थर पर मार रहा था क्योंकि वो इस अनफेयर तरीके से हार नहीं सकता है और ऐसा करते करते वो दोनों हैरान हो जाते हैं जब उसका वेपन भी उसी की तरह काम करने लगता है और उन दोनों की असली फाइट अब शुरू होनी थी। बेस के बाहर हम देखते हैं कि इजुमी वहां से वापस आ चुकी है पर उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। तभी वहां पर ड्रैगी आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो कीपर को सब कुछ बता दे। वहीं एग्जाम में सोजिरो की फटी पड़ी है और एंजेलिका उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। सुकासा अपने वेपन को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। वहीं रन खड़ी होकर बस उसकी सारी बकवास सुन रही है। उसे पता है कि वो सुकासा के सामने नहीं टिक सकती तो वो सीधा हार मान लेती है। दूसरी तरफ हम एंजेलिका और यामाटो को देखते हैं। मैं भी गधा था जो बस इस एग्जाम में जीतकर ड्रैगन कीपर बनना चाहता था पर मेरा असली रिवॉर्ड वो होगा जब मैं अपने चार्म का यूज करके सारी दुनिया की लड़कियों को अपने प्यार में पागल कर दूंगा। और वो अपने गोल को ऑपरेशन हैरम बुलाता है। ईजिन कागू से लड़ रहा था पर वो देखता है कि वो कागू है ही नहीं। यामाटो एंजेलिका को हरा देता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कागू आ रहा है जो उन्हें बताता है कि उसने ब्लू की ले ली है। एंजेलिका याद करती है कि वो हमेशा से अकेली रही है और वो ऐसा इंसान बनना चाहती थी जिसे सभी लोग एडमायर करें और वो हिम्मत कर उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है पर कागू उसके वेपन को नीचे गिरा देता है और जब वो उसे खत्म करने वाला था यामाटो बीच में आकर उसे
उसे रोक देता है तो कागू उसके वेपन को ही नीचे गिरा देता है। और जब वो एंजेलिका को मारने वाला था, यामाटो कहता है कि वो हार मानता है और येलो की एंजेलिका को बिलोंग करती है। कागू एंजेलिका को जिंदा रहने देता है पर यामाटो को उसे अपनी चाबी देनी होगी। एंजेलिका को यकीन नहीं होता कि उसने उसे बचा लिया जबकि वो उसकी दुश्मन है। यामा कहता है कि उसे दुनिया की सारी लड़कियां चाहिए, ऐसे में वो उसके जैसी क्यूट सी लड़की को मरने कैसे दे सकता है। गुस्से में एंजेलिका वहां से चली जाती है लेकिन मुड़कर वो स्माइल कर रही थी। दूसरी तरफ सुकासा अपने मसल्स को शो कर रहा था और रन रन उसे चेयर कर रही थी, लेकिन तभी उसका प्लान काम कर जाता है क्योंकि बर्स्ट फॉर्म में यूज करने की वजह से उसके वेपन की एनर्जी खत्म हो जाती है। रन उसे शूट करती है लेकिन उसके ऊपर से लेजर बाउंस कर जाता है, जिसके बाद वो उसे कई बार शूट करती है लेकिन उनका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। सुकासा कहता है कि उसे किसी वेपन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके मसल उसे कभी धोखा नहीं देते। लेकिन जब वो उसे मारने वाला था, रन कहती है कि वो इस बार सच में सरेंडर करती है और वो उसे पिंक वाली की दे भी देती है। वहीं एंजल के वेपन में ज्यादा पावर नहीं बची है तो वो छुपने की कोशिश करती है लेकिन सोजुरो उसे ढूंढ लेता है। लेकिन एंजल अपने वेपन की बची खुची एनर्जी का यूज करती है जिससे वो पूरी गाड़ी फट पड़ती है, पर इस धमाके की वजह से एंजल की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। सोजिरो कहता है कि वो जीत चुका है क्योंकि चाबी अभी भी उसी के पास है, पर इससे एंजल को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस उसका समय बर्बाद कर रही थी। तभी सोजिरो के पीछे सुकासा आ जाता है। इतनी देर टिके रहने के लिए वो उसे शाबाशी देता है और कहता है कि अब सब कुछ वो संभाल लेगा। दूसरी तरफ काय और डी की फाइट में डी इंजर्ड हो जाता है पर किसी तरह वो काय से छुपकर खुद को रिजनरेट कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर इंसल्ट करते हैं और डी सोचता है कि रेंजर से बदला वो लेगा, काय नहीं। वो एक दूसरे पर हमला करने जाते हैं पर बीच में कागू आ जाता है। कागू काय से कहता है कि वो उसे अपनी चाबी दे दे, लेकिन ये देखकर डी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी लड़ाई ऐसे खत्म हो। बाहर हम फिर से इज़ुमे को देखते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहां ब्लू कीपर डिसअपॉइंटेड था कि उसके जैसी चूहिया उसकी सीनियर फर्स्ट रैंक बनी है और उसे लगता है कि ब्लू रेंजर का सत्यानाश हो चुका है। पर इज़ुमे उसे वार्न करती है कि वो अपने शब्दों को सोच समझ कर यूज करे। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें पता भी है तुम किसे धमकी दे रही हो? पर इज़ुमे कहती है कि वो धमकी नहीं, बस उसे सलाह दे रही है। डरावने ड्रैगन कीपर को पब्लिक पसंद नहीं करेगी। ब्लू कीपर उसे अपने साथ नहीं चाहता था लेकिन जबरदस्ती इज़ुमे उसका पीछा करती रहती है। वो जब काम चोरी करता था वो जबरदस्ती उसे उठाती है और जब वो किसी को मारने वाला होता था वो उसे रोकती है। वो उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और वो उससे कहती है कि पब्लिक में उसको बोलना अलाउड नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ब्लू कीपर को कोई गलत समझे। प्रेजेंट में ब्लू उसके पास वापस आता है। वो उसे बताती है कि सारे कैडेट्स अभी भी अंडरग्राउंड हैं और उससे उन्हें बचाने को कहती है, लेकिन ब्लू अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसे बोलने के लिए इज़ुमे को उसे परमिशन देनी होगी और जब वो उसे परमिशन देती है वो स्माइल करता है और वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करके अपने नीचे की जमीन को ही तोड़ देता है। अंडरग्राउंड गराज में पानी भर जाता है और ब्लू कीपर कागू के सामने आता है। उसे लगता है कि कागू ने ही इज़ुमे को इंजर्ड किया है और वो गुस्से में उसे खत्म करना चाहता है। कागू डर के मारे वहां से भागने लगता है। डी को समझ नहीं आता कि ब्लू यहाँ क्या कर रहा है और तभी वो देखता है कि कागू असल में एक्स है क्योंकि पेट्रोला अभी भी घायल था। वो नहीं चाहती है कि ब्लू कीपर को उसका पता लगे। वो उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उसकी धुलाई कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि डिवाइन आर्टिफैक्ट यूज करने पर भी वो जिंदा कैसे है, पर ब्लू उसे बताता है कि उसने अभी तक उसे यूज ही नहीं किया। वो सिंपल सी स्टील की पाइप का यूज कर रहा था और जानबूझकर उसे मारता रहता है ताकि उसे दर्द हो। मुझे पता है कि तुम चाहती हो ये टॉर्चर खत्म हो जाए, पर ये तभी खत्म होगा जब तुम मुझे बॉस मॉन्स्टर की लोकेशन बताओगी। लेकिन एक्स उसकी बेइज्जती करते हुए उसे मना कर देती है तो ब्लू गिनती करते हुए लगातार उसे स्टैब करता ही जाता है। वो रोते हुए उसे रुकने को कहती है लेकिन ब्लू हंसता हुआ बस उसे स्टैब करता ही जाता है और एक्स सोचने लगती है कि भला वो लड़ क्यों रही है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब पेट्रोला एक्स से कहता है कि वो उसे अपनी बेटी जैसा मानता है और इसी दौरान पेट्रोला ने उसे अपना नाम दिया था। वहीं क्योंकि वो लोकेशन नहीं बता रही थी ब्लू उसे मारने जाता है। वो उसे मारने ही वाला था तभी जिस ट्रक में वो थे उस पर हमला हो जाता है जो कि डी ने किया था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ ब्लू कीपर भी है। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद वो एक्स के पास वापस जाता है और कहता है कि एक लीडर के तौर पर उसे अपने साथियों का बदला लेने के लिए उसे मारना ही होगा। वाह, ये कितना अच्छा है ना, अपने कॉमरेड्स के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्लू उससे पूछता है कि अभी तक वो यहाँ क्या कर रहा है। मैं भी तुम्हारी तरह अपने साथी के लिए यहाँ हूँ। ब्लू समझ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है, पर इससे पहले कि वो अपने वेपन को उठा पाता डी बर्स्ट फॉर्म में उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपने सभी साथियों का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता है लेकिन तभी अचानक से वो पीछे उड़ता हुआ जाता है और ब्लू इज़ुमे का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उस कार्टेज की वजह से ही वो खुद को बचा पाया था। और वो डी से कहता है कि
कि रूल्स को ब्रेक करने के लिए उसे मरना होगा। और डी कहता है कि वो तो बस अपने साथी कागू को बचाना चाहता था। इससे एक्स समझ जाती है कि उसे क्या करना है, लेकिन अब ब्लू का इन सबसे दिमाग खराब हो चुका था और वो अपने वेपन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसके पीछे एक अजीब सा सर बनता है जो कि पानी की धार से डी पर हमला कर देता है। तभी कागू आकर उसे बचा लेता है। वो वहां से भागने का प्लान बना ही रहे थे, तभी फ्लोट करता हुआ उनके पास एक बबल आता है जो कि वहीं पर फट जाता है। इसकी वजह से एक्स घायल हो जाती है और किसी वजह से उसका हाथ ठीक नहीं हो रहा था। हमें पता चलता है कि यह अटैक ब्लू ने किया था। डर के मारे डी वहां से भागने लगता है, लेकिन वो सारे ऑब्स उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो ब्लू से बच नहीं पाता। ब्लू से खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक से वहां एक्स आ जाती है और कार को लेकर सीधा ब्लू से टकरा जाती है और उस धमाके की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। एक्स को लगता है कि वो ब्लू को नहीं हरा सकते, जो कि उस बड़े से धमाके से बिना किसी खरोंच के बाहर आ रहा था। एक्स उससे कहती है कि वो उसे बॉस मॉन्स्टर की लोकेशन बता देगी, जो सुन के डी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि और कितना समय लगने वाला है। एक्स उससे थोड़ा इंतजार करने को कहती है, लेकिन वो ऐसे ही किसी के ऑर्डर नहीं सुनता और उसके शोल्डर में अपने वेपन को घुसा देता है। वो दोबारा से उस पर हमला करने जाता है पर डी उसे रोक देता है। वो कहता है कि एक्स भले ही हमारी दुश्मन हो, लेकिन वो शांति से हमारी सारी बातें मान रही है। लेकिन ये सुन के वो स्माइल करता है और कहता है कि वो उनके दुश्मन नहीं है, उनके दुश्मन सिर्फ बॉस मॉन्स्टर्स हैं, उसके जैसे चूजे नहीं। कमजोर लोग भी बड़ी चीजें कर सकते हैं। लेकिन तभी एक्स कहती है कि वो जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आते हैं जिसे ब्लू एक ही बार में उड़ा देता है। अंदर जाने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसपे कई सारे फ्रूट्स लगे थे। पेट्रोला और ब्लू पहले भी मिल चुके हैं और डी एक बॉस मॉन्स्टर को जिंदा देखकर हैरान था। एक्स पेट्रोला से माफी मांगती है और उससे कहती है कि अब ड्रैगन कीपर को खत्म करने का प्रॉमिस वो पूरा करे। पेट्रोला ब्लू से कहता है कि हमें शांति से सारी चीजें निपटानी चाहिए, ना कि लड़के। लेकिन ब्लू किसी पेड़ से बात करना नहीं चाहता था। तभी डी उससे कहता है कि वो उससे बात कर सकता है, लेकिन बात करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से पेट्रोला के ऊपर हमला कर देता है। हमले के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर से सारे फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं और उन्हें लगता है कि पेट्रोला मर चुका है। लेकिन तभी चारों तरफ से उन्हें पेट्रोला की आवाज आने लगती है, जिसके बाद सारे फ्रूट्स ग्लो करने लगते हैं और उनके अंदर से कई सारे पेट्रोला बाहर आते हैं। वो कहता है कि वो एक भगवान है जिसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ब्लू फिर से अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करके उन्हीं बॉम्ब से सभी पेट्रोला के ऊपर हमला कर देता है और उसे लड़ता हुआ देखकर डी को लगता है कि एक बॉस मॉन्स्टर भी इनके सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके तुरंत बाद ही और भी ज्यादा पेट्रोलास आ जाते हैं और पेट्रोला कहता है कि फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ब्लू उसकी ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। जिसके बाद ब्लू फिर से उन सभी से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान पेट्रोला उसे घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और डी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो दोनों की लड़ाई बराबरी की चल रही थी। एक्स कहती है कि बॉस मॉन्स्टर्स की ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो ड्रैगन कीपर्स को हरा सकते हैं। एक्स को डी की ओरिजिनल बॉडी दिख जाती है और वो उससे डी को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये भी एक फाइटर है जो कि उन्हीं की साइड है। डी उसे ग्रीट करता है, लेकिन सीक्रेटली उसका हाथ उसके वेपन पर जा रखा था। बॉस उससे कहता है कि अब तक जो उन सब ने सहा है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर अब उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब क्योंकि वो यहाँ आ चुका है, वो जल्दी इस दुनिया पर कब्जा करेंगे। लेकिन डी सभी के बारे में सोचता है और अचानक से ही पेट्रोला के ऊपर हमला कर देता है। माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। पेट्रोला उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन तभी डी उसे आधे में काट देता है। ये सब देखकर एक्स को गुस्सा आ जाता है। वहीं डी को खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। एक्स कहती है कि बॉस मॉन्स्टर्स उनके मास्टर हैं, उसने ऐसा क्यों किया और वो एक रेंजर है या फिर फाइटर। ये सुन के डी को कागू की याद आती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि क्यों। तभी फिर से पेट्रोला उठ खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ब्लू ने कई सारे क्लोन्स को मार दिया है। वहीं पार्किंग लॉट में हम एक और क्लोन को देखते हैं जो कहता है कि सारे क्लोन्स उसकी मेन बॉडी है। जब तक एक भी जिंदा है वो इंसानों को खाकर फिर से अपनी ताकत बढ़ा सकता है। तभी उस छेद के अंदर से उसकी तरफ एक अटैक आता है और हम देखते हैं कि वो सभी फर्स्ट रैंक्स हैं। वो सब अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट कर देते हैं और पेट्रोला के साथ लड़ने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सुजुकी आर्टिफैक्ट की एबिलिटी टाइम को कंट्रोल करना है। उन्हें लगता है कि वो लड़ाई को जीत गए हैं, लेकिन अभी तक पेट्रोला जिंदा था। लेकिन ऐन वक्त पर हिसुई आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद उनकी लड़ाई जारी रहती है। तभी टोकीटा फिर से एक पावरफुल अटैक से उसके ऊपर
हमला करता है। तभी अचानक से ही सब कुछ शांत हो जाता है। पेट्रोला को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। सुजू बताती है कि उसने अपने रिमोट पर म्यूट की प्रेस की है और अब उन्हें कोई भी नहीं सुनेगा। तो पेट्रोला को जल्दी से जल्दी सभी फर्स्ट रैंक्स को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लू सारे क्लोन्स को बड़ी ही आसानी से मारता जाता है। एक्स उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन डी उसे रोकता है और कहता है कि फाइट लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी पेट्रोला उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि अब उसकी असली ताकत दिखाने का समय आ चुका है, पर उस अटैक को प्रिपेयर करने में उसे थोड़ा समय लगेगा। तो वो एक्स से कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। तो एक्स ब्लू के एक हमले से उसे बचाती है, लेकिन डी उसे रास्ते से हटा देता है ताकि उसकी जान न चली जाए। उन दोनों की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो तो एक बॉस मॉन्स्टर है, फिर भी उसने अपने लिए एक्स को सैक्रिफाइस कर दिया। बेहोश होने के बाद वो सपना देखने लगता है कि उसने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और एक्स उसके साथ ही है। तभी डी एक ह्यूमन पर भड़कता है क्योंकि वो उसका नाम गलत ले रहा था, पर क्योंकि वो महान है तो वो उसे माफ भी कर देता है। इसके बाद वो अपने शेफ को कॉम्प्लीमेंट करता है क्योंकि खाना बहुत ज्यादा अच्छा था और सोचता है कि उसने लोगों के लिए उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी कर दी है। तभी थोड़ी देर में उसके पुराने रेंजर दोस्त आ जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो जितना चाहे उतना ठूस सकते हैं क्योंकि अब वो करोड़पति आदमी बन चुका है। पर इतना ही नहीं, जल्द ही उसका थोपड़ा उन सारे पैसों पर भी होने वाला है। उसके पास एक बड़ा सा घर है और वो दुनिया में नंबर 1 हैंडसम मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रोला आ जाता है जो शेफ को मार देता है और कहता है कि ह्यूमंस लाइव स्टॉक से भी बदतर होते हैं, तो उन्हें किसी जानवर की जान लेने का हक नहीं है। डी सभी रेंजर्स को वहाँ से जाने को कहता है, पर वो कहते हैं कि रेंजर्स ने मॉन्स्टर्स को बहुत तकलीफ दी है तो उनका मरना ही सही होगा। जिसके बाद पेट्रोला उन सभी को मार देता है और वो अपने दोस्तों की लाशों के बीच में खड़ा था। तभी उसे हिबिकी की आवाज आती है। वो उसे अपनी जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे पूछता है कि क्या वो खुश है क्योंकि दुनिया पर कब्जा करने का उसका सपना ऐसा दिखता है। डी कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, लेकिन अगर रेंजर्स हार गए और बॉस मॉन्स्टर जिंदा रहा तो ऐसा ही होगा। तुम्हें रेंजर्स को खत्म नहीं करना चाहिए बल्कि मेरे साथ मिलकर उन्हें ठीक करना चाहिए। तभी डी को होश आ जाता है। सामने डी देखता है कि एक्स पेट्रोला को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन वो कब का वहां से जा चुका है। वो बस उसे अपनी शील्ड की तरह यूज करके वहां से भाग चुका है और अब एक्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी क्योंकि फाइटर्स का काम ही लड़ना होता है, पर अब वो किस लिए लड़े। दूसरी तरफ काई की टीम लड़ाई से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रही है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। एंजेलिका उसकी तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो कोई भी है वो शायद मॉन्स्टर के खिलाफ उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन वहां जाने पर उसे पेट्रोला दिखता है। वो जल्दी से वापस आती है और कहती है कि उसे वहां कुछ नहीं मिला। तभी काई रैनरन का वेपन लेकर उससे लड़ने चले जाता है। वो उनकी लड़ाई देख ही रहे थे। तभी यामा को उस मॉन्स्टर का बर्ड फॉर्म दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल सोचने लगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वो देखती है कि सुकासा फिर से अपने सूखी गुठली वाले फॉर्म में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ यामा बॉस तक पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी काई आकर उसे बीच में से काट देता है। पेट्रोला उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो सभी कैडेट्स हैं और वो उनसे कहता है कि वो उनका भी वही हाल करेगा जो उसने उस चूजे का किया था। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो कागू की बात कर रहा है। वो सभी अपने साथी का बदला लेने के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वो डी था जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो किसकी साइड है। वो ना ही ह्यूमंस की साइड है ना ही मॉन्स्टर की, वो सिर्फ अपनी साइड है। वो एक मॉन्स्टर है, उसे जो भी चाहिए वो लेकर रहेगा और इस रास्ते में जो भी उसके सामने आएगा वो उन्हें खत्म कर देगा, वो भले ही कोई बॉस मॉन्स्टर हो या ड्रैगन कीपर। डी बर्स्ट फॉर्म का यूज करके पेट्रोला के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले से उसे यकीन हो जाता है कि डी ने उन सभी को धोखा दिया है। जिसके बाद वो उस सेमी वेपन का यूज करके सारे लड़ने लगते हैं। उनका प्लान है कि ऐसे ही करते करते वो किसी तरह उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक करें, जिसमें रैनरन और एंजेलिका कामयाब भी हो जाती है और रेंजर्स को इस तरह लड़ता हुआ देखकर डी भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन पेट्रोला भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो एंजेलिका के ऊपर हमला करता है एन वक्त पर सोजिरो उसे बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और पेट्रोला उनसे कहता है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी जल्द ही उससे मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ टोकीटा ने कई सारे पेट्रोलास को मार दिया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट करने लगता है, जिस दौरान उसका एक हाथ ही कट जाता है। लेकिन मासुराओ अपनी पावर्स का यूज करके उसके हाथ को फिर से रिजनरेट कर देता है। जिसके बाद सूजी हिसुई के अटैक को फास्ट फॉरवर्ड करती है, जिससे वो पेट्रोला के ऊपर हमला करने में कामयाब होती है। लेकिन तभी 4 पेट्रोला मिलकर एक अटैक को चार्ज करने लगते हैं। तो हिसुई टोकीटा से कहती है कि वो अपने सबसे ताकतवर हमले का यूज करे, लेकिन जब वो अटैक करता है सुजू अपनी पावर से उसे पॉज कर देती है। जिसके बाद हिसुई पेट्रोला के अटैक को खा जाती है और ये सब देखकर पेट्रोला कंफ्यूज हो जाता है। टोकीटा
बताता है कि उनका प्लान वहाँ पर एक बैरिकेड बनाना था। जिसके बाद मासू राव की बारी थी। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ सिर्फ खून के धब्बे बचते हैं। जिसके बाद वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। पर पास्ट में हम देखते हैं कि वो पेट्रोला से बात कर रही थी कि वो किसी तरह बस उसके एक क्लोन को यहाँ से बाहर निकलवा देगी। एक पेट्रोला वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन पिंक कीपर उसका इंतजार कर रही थी, जो कि उसे लात मार के सीधा स्पेस में भेज देती है, जहाँ वो एक्सप्लोड हो जाता है। वहीं टेंशन के मारे वो कांपने लगती है क्योंकि हिबिकी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ डी का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर इतने डरपोकों जैसी एक्टिंग कैसे कर सकता है। एंजेलिका कहती है कि वो काम की हॉस्टेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोस्त बनाने नहीं आता। तो वो इस चीज को टेस्ट करने के लिए उसकी गर्दन काटने लगता है, लेकिन तभी डी सरेंडर कर देता है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो इसके खिलाफ थे, पर डी उन्हें याद दिलाता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। ये सुन के सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन रैन सब कुछ छोड़कर वहाँ से अकेले ही भाग जाती है। वहीं जीन भी इसके खिलाफ था क्योंकि वो कागो की मौत का बदला लेना चाहता था, पर डी सभी को यकीन दिलाता है कि ये सही डिसीजन है। रेंजर्स अपने सारे वेपन नीचे रख देते हैं और डी उससे कहता है कि वो आखिर तक लड़ते रहेंगे अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेट्रोला बाहर जाने के लिए एक एग्जिट बनाता है और उस तरफ अपने क्लोन को भेज देता है, लेकिन तभी सोजिरो को होश आ जाता है और जब वो पेट्रोला को देखता है वो समझ जाता है कि उसका प्लान क्या था। एंजेलिका के हमले की वजह से उसके आर्मर में क्रैक आ चुका है, तो एंजेलिका अपने वेपन को उठाकर उसकी कैद से आजाद हो जाती है, लेकिन उसमें उसके क्लोन को शूट करने की एनर्जी नहीं बची थी। तो यामाटो क्लोन की तरफ भागकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहां पर रन भी आ जाती है और वो सुकासा के साथ आई थी, जो कि पेट्रोला के एक और क्लोन को पिचका देता है। रन वहां से बस सुकासा को लेने गई थी, लेकिन पेट्रोला को अब कोई डर नहीं था, जो उनके सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने क्लोन से हमला करने की तैयारी करता है। पर एंजल एक क्लोन को पकड़कर दूसरे क्लोन को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो उसे सुकासा की तरफ थ्रो करती है, जो उसे मुक्का मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अब भी पेट्रोला उनसे कह रहा था कि वो उसके सामने झुक कर रहे। हमने तुम्हारी बातें कब का सुनना छोड़ दिया है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है। तभी पेट्रोला देखता है कि जो वेपन्स उसने डिस्ट्रॉय किए थे वो सब कुछ डी ने अपनी मिमिक्री से बनाया है। तभी ईजिन और काय पीछे से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डी उसके सर को कुचल देता है और कहता है कि अब उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। सोजिरो की मौत हो जाती है, लेकिन डी सोचता है कि अभी उसका अंत नहीं है क्योंकि उसके मेन दुश्मन ड्रैगन कीपर्स हैं। किसी दूसरी तरह पर एक छोकरा जिसका नाम आओशिमा है, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ट्रक से पैसे चुराने की तैयारी कर रहा था। वो बड़ी ही आसानी से पैसों को चुरा लेते हैं और अपनी सक्सेस के लिए किसी कमिया नाम के बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आओशिमा को अभी भी उस बुढ़े पर शक था। तभी वहाँ पर रेड कीपर आ जाता है और पोज देते हुए भाषण देने लगता है, पर उन सभी को लगता है कि रेड कीपर भला चोर के पीछे क्यों आएगा और उसे कोई डुप्लीकेट समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी रेड नीचे उतरता है और उन सभी की कुटाई करने लगता है, पर आओशिमा की ताकत को देखकर वो उससे कहता है कि उसे रेंजर्स को ज्वाइन करना चाहिए, पर वो कहता है कि उसे दुनिया को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितनी ज्यादा अशांति होगी उसके जैसे लोगों के लिए उतना ही फायदा होगा। तभी वहाँ पर ड्रैगी आ जाता है जो रेड कीपर को कुछ बताता है, तो रेड उन सभी की कुटाई करके पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एक चोर हंसता है क्योंकि वो एक पेटी को भूल चुका था, जिसके बाद वो सभी लोग कमिया के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें ज्वाइन नहीं करता और जो उसके शेयर के पैसे थे वो ब्लू कीपर को दे देता है, जिसका नाम रिकोटो है। पर वो उसे नहीं बताता कि उसे ये पैसे कहाँ मिले, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो ब्लू रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आगे हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी फैसिलिटी चलाता है जहाँ वो उन बच्चों का ख्याल रखता है जिनका कोई भी नहीं होता, इसलिए वो आओशिमा की ऐसी वैसी शरारतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो आओशिमा की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर आओशिमा को लगता है कि उसे इन सब चीजों का कोई हक नहीं है। वो एक घटिया इंसान है जिसकी लाश किसी दिन सड़क पर पड़ी मिलेगी। कुछ दिनों बाद आओशिमा का ग्रुप चोरी और किसी की जान लेने के लिए पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। आओशिमा कामिया के पास जाता है और इन सब के बारे में पूछता है। कामिया कहता है कि किसी को तो जेल जाना ही था, पर उसे आओशिमा में पोटेंशियल दिखता है, इसलिए उसने सारे इंतजाम कर दिया है, तो वो 5 साल में जेल से बाहर आ जाएगा। वो गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कामिया असल में एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर अपनी असली फॉर्म लेकर आओशिमा पर हमला करता है, लेकिन जब थोड़ी देर में उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि वो जिंदा था और उसे किसी कुर्सी से बांध दिया गया है। रेड उससे कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने ट्रिक किया था। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने क्राइम्स के लिए जेल में सड़ सकता है या फिर जस्टिस की साइड लेकर कामिया जैसे मॉन्स्टर से लड़ सकता है। लेकिन आओशिमा रेंजर्स को ज्वाइन करने से मना कर देता है। तो रेड उसे बताता है कि जब वो बेहोश था रिकोटो बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो जिसने उसका ख्याल रखा था कम से कम उसका बदला
बदला लेने के लिए उसे रेंजर बनना ही होगा और वो उसे ब्लू रेंजर की पोजीशन दे सकता है। और हम देखते हैं कि ये कहानी अभी के ब्लू कीपर की है। प्रेजेंट में आओशिमा पेट्रोला से लड़ रहा था, जिस दौरान उसका एक साथी भी घायल हो जाता है जो कि उसे अपने वेपन का एक पार्ट देने आया था। पेट्रोला फिर से एक पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है, लेकिन ब्लू अपने वेपन का यूज करके उसे पानी के अंदर कैद कर देता है और सांस ना ले पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ब्लू कहता है कि सरफेस पे रहने के लिए सांस लेना जरूरी होता है, तो वो गॉड कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है इजुमे। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिंदा थी। सभी को उसकी फिक्र हो रही थी, पर वो कहती है कि उसका साथ सबसे भरोसेमंद हीरो दे रहा था। लेकिन अभी ब्लू कीपर का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ छत तोड़कर डी आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर अभी भी एक मॉन्स्टर मौजूद है। 13 साल पहले जब डी ने अपनी आंखें पहली बार खोली थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो है कौन। उसी के साथ साथ बाकी के फाइटर्स भी उसी के जितना कंफ्यूज थे। बॉस मॉन्स्टर्स ने उन्हें इसलिए बनाया था क्योंकि ह्यूमंस की तादाद उनसे कहीं ज्यादा थी, ताकि वो फाइटर्स को अपनी शील्ड की तरह यूज कर सके। और वो सभी फाइटर्स से कहते हैं कि अब से वो वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान में उनका साथ देंगे। इसके कुछ महीनों बाद ही सभी बॉस मॉन्स्टर्स हार गए, जिन्हें कि उन ड्रैगन कीपर्स ने ही हराया था। और फाइटर्स से कहा गया कि वो उनके साथ काम करें। जिस फाइटर ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, उसे उन्होंने मार दिया। और सारे फाइटर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो रिजेनरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं। रेड उन्हें अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि अब वो उसके दुश्मन नहीं बल्कि सबऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन कुछ फाइटर्स को अभी भी यकीन था कि बॉस मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा हैं और वो एक दिन उनके पास वापस आएंगे। और वो उन्हें ढूंढने के लिए अर्थ की तरफ जाने लगे, पर डी जैसे फाइटर्स पीछे ही रुक गए। एक्स उससे पूछती है कि क्या वो उनके मिशन को ज्वाइन नहीं करेगा, पर एक्स कहता है कि वो सभी लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। वो बॉस मॉन्स्टर्स के लिए अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने वाला। धीरे धीरे सारे फाइटर सिर्फ सर्कस के जोकर बनकर रह गए, जो हर संडे को बस अपनी हार की एक्टिंग करने आते थे। एक दिन जब डी मॉन्स्टर बॉस की एक्टिंग कर रहा था, वो सोच में पड़ जाता है कि असल में वो है कौन और जिंदगी में उसका पर्पस क्या है। और हिबिकी से मिलने पर ही उसे रियलाइज हुआ कि असल में वो क्या करना चाहता है। वहीं प्रेजेंट में डी अपना असली फॉर्म ब्लू के सामने रखता है और कहता है कि वो फाइनली एक ड्रैगन कीपर को आज हरा कर रहेगा। वहीं फाइट में इंजर्ड होने की वजह से ब्लू अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसने अभी डी को जाने दिया तो वो बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। तो वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने लगता है। डी भी बर्स्ट मोड में अपने वेपन को यूज कर रहा था और दोनों लड़ने लगते हैं। ब्लू उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और कहता है कि एक गैजेट जो कि बर्स्ट फॉर्म में है, वो भी उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट की ताकत के आसपास भी नहीं है, जो कि एक डिवाइन ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है। डी उससे पूछता है कि ये ड्रैगन गॉड क्या होता है। ब्लू कहता है कि वो एक डीटी है और डिवाइन आर्टिफैक्ट का होना एक गॉड के अपने साथ होने जैसा है। और ब्लू उसे अपनी ताकत दिखाने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डी इधर उधर भाग रहा था, लेकिन एंड में ब्लू उसे मलबे के नीचे दबा देता है। ब्लू कहता है कि अब वो दोबारा कुछ नहीं खोने वाला और डी को इधर से उधर भगाता रहता है। वहीं डी को यकीन नहीं होता कि वो लिटरली एक गॉड से लड़ रहा है। ब्लू उससे कहता है कि वो बस हार मान ले, क्योंकि वो उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन तभी वो उसके वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है और ब्लू को नजर नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। तो उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है, पर असल में डी ने उसके सबऑर्डिनेट में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अपने साथी को देखकर वो थोड़ा हेजिटेट करता है, जिसकी वजह से डी उस पर हमला लैंड करने में कामयाब होता है। पर ऐन वक्त पर उसने अपने बैरियर से खुद को बचा लिया था। आखिर ये ड्रैगन गॉड कितने ताकतवर होते हैं, पर ब्लू उसे बताता है कि वो बैरियर किसी वुमन की ताकत है। डी को कुछ नहीं पता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी ब्लू के अगले हमले से डी उड़ता हुआ पीछे जाता है। इसके बाद ब्लू अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डी देखता है कि उसके वेपन की एनर्जी खत्म हो चुकी है और ब्लू उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब सारा धुआं शांत होता है, वो देखता है कि उसने उसकी सबऑर्डिनेट का वेपन लेकर खुद को बचा लिया था। ब्लू डी से कहता है कि वो उसके साथी से दूर हो जाए और डी ऐसा कर भी देता है। ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच में है, मैं किसी हॉस्टेज का यूज नहीं करने वाला। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़े शब्द नहीं हो गए जो फाइट में दूसरों को मिमिक कर रहा है। चल बे जुंगूर, मेरी एबिलिटी यही है, तो ये कोई चीटिंग नहीं है, समझा। जिसके बाद वो वेपन को थ्रो कर देता है और अपने हाथ को ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करता है। ब्लू कीपर उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। पर अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। मुझे ऐसी ही लड़ाई पसंद है। मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो दुनिया पर राज करना चाहता है और ब्लू एक हीरो जो कि जस्टिस की तरफ है। कितना सिंपल है ये। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, कहीं से एक अटैक आकर ब्लू की गर्दन में घुसता है। डी को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी पेट्रोला बताता है कि ये अटैक उसने किया था। पेट्रोला डी से कहता है कि उसने अच्छा काम किया और
मॉन्स्टर्स ऐसे ही लड़ते हैं। लेकिन एक्स ये सब देखकर जरा भी खुश नहीं थी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मैं नहीं चाहता कि हमारी फाइट ऐसे खत्म हो। लेकिन डी ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। लगता है ये मेरी पनिशमेंट है। ड्रैगन कीपर बनने के बाद मैंने अपने अतीत की बहुत इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ा था। तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम मर चुके हो? मैं इस तरह से जीतना नहीं चाहता। लेकिन तभी ब्लू अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? उठो वापस से, मुझसे लड़ो। लेकिन ब्लू मर चुका था। इसके बाद वो गुस्से में पेट्रोला की तरफ मुड़ता है। लेकिन तभी एक्स पेट्रोला को बाइट करती है और पेट्रोला कहता है कि उसे बॉस मॉन्स्टर्स को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही सभी फाइटर्स को बनाया है। एक्स पेट्रोला को खा जाती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो बॉस मॉन्स्टर्स की टूल है और उसे किसी और तरीके से जीना नहीं आता। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद हम रेड कीपर को देखते हैं जहां उसका एक्टिंग जूनियर फर्स्ट रैंक उससे पूछता है कि ब्लू कीपर कैसे हार गया। जरूर पेट्रोला ने कोई ट्रिक का यूज किया होगा। लेकिन ब्लू कीपर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। वो फालतू की बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो साला ब्लू कीपर परफेक्ट हाइट का था। जब हम पोज देते थे तो सही लगते थे बिल्कुल। दूसरी तरफ हिसुई सभी को ऑर्डर देती है कि वो पेट्रोला को ढूंढें क्योंकि अभी तक वो उन्हें नहीं मिला है। वहीं सारे कैडेट्स भी सोजिरो को सी ऑफ कर रहे थे और उन्हें लगता है कि शायद कागू भी मर चुका है और जो फाइटर उन्हें दिखा था शायद उसी ने उसकी जान ली है। पर कागू बताता है कि आइजोमो को बचाने के लिए कागू अकेले ही बॉस मॉन्स्टर से लड़ा, जिस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गया। पर ऐन वक्त पर उसे एक इंस्ट्रक्टर ने ढूंढ लिया था जिसने इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर उसकी जान बचा ली है। जिसके बाद सभी लोग कागू को देखने जाते हैं। वहीं डी सोच में पड़ जाता है कि बॉस मॉन्स्टर के उस पर हमला करने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे ढूंढ कैसे लिया। ईजीन कसम खाता है कि जिसने भी कागू की ये हालत की है वो उससे बदला जरूर लेगा। पर क्योंकि उसकी टीम हार चुकी है, डी की टीम अब ऑफिशियल रेंजर बन चुकी है और कागू की जगह एंजेलिका ने ले ली है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर के सामने वो बहुत अच्छे से लड़ी थी। दूसरी तरफ रेड स्क्वाड का एक मेंबर किसी से बात कर रहा था कि सारे रेंजर्स इधर उधर बिखरे हैं और एक्शन लेने का ये परफेक्ट मौका है। तभी उसके पीछे रेड कीपर आ जाता है। डर के मारे वो स्पाई वहां से भागने लगता है पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि रेंजर्स गलत हैं और वो सही। जिसके बाद वो उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है लेकिन उससे उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसके बाद वो कीपर्स की मीटिंग में जाता है और कहता है कि उनके हाई रैंक्स में कोई स्पाई है। दूसरी तरफ टोकीटा को भी यही शक है और उसे यकीन है कि वो सूजू है क्योंकि उसे रेड कीपर के चुराए हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट का कार्ट्रिज उसके पास से मिला है। पर सूजू को यकीन है कि वो उसका कुछ नहीं करने वाला क्योंकि टोकीटा का गोल रेड कीपर बनना है। वैसे भी अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए डी ने पहले ही एक डिवाइन आर्टिफैक्ट चुरा लिया है। डी उसे एक केव में छुपा देता है और कसम खाता है कि वो बाकी के 4 ड्रैगन कीपर्स को भी मार डालेगा। वहीं किसी और जगह पर इस सारी भसड़ को असली हिबी की न्यूज पर सुन रहा था। तो फर्स्ट सीजन यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना।